हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। जय हिंद। मैं आपका अपना अमित कुमार फिर स्वागत करता हूं आज की शानदार क्लास में। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सभी हष्ट पुष्ट और स्वस्थ होंगे। साथ ही आप लोगों की स्टडी है बढ़िया शानदार तरीके से चल रही, बड़ी मजे से चल रही होगी। अब बात करें आज की इस क्लास की, तो आज की इस क्लास में हम अपनी मॉडल पेपर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम अपने मॉडल पेपर नंबर 4 को हल करने वाले हैं। अब बात करें सर, इस पेपर की पीडीएफ कहाँ मिलने वाली है हमें? तो इस पेपर की जो पीडीएफ है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाली है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी पीडीएफ को डाउनलोड करना है और उसके बाद अपनी इस क्लास को शुरू कर लेना है, ताकि पेपर समझने में आप लोगों को आपको कोई कठिनाई महसूस ना हो। तो आज की इस क्लास को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन रखिए ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास में मैंने बता दिया है क्या पढ़ने वाले हैं। हम अपना मॉडल पेपर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। अरे सर, मॉडल पेपर नंबर 4 में आ गए, हमने तो मॉडल पेपर नंबर 1, 2 और 3 देखे ही नहीं हैं। तो कोई बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। जहां से आप अपनी पीडीएफ डाउनलोड करोगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, वहां पे आपको अपना पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 3 है, इनके लिंक मिलने वाले हैं। तो उन लिंक पे जाओ, अपना वीडियो कंप्लीट देखो, पेपर डाउनलोड करो और अपनी तैयारी कर लो 80 आउट ऑफ 80 की। है ना? कहने का मतलब है पेपर है देखते ही गारंटीड है आपके 80 आउट ऑफ 80 जो है ना, अपना 80 में से 80 नंबर का जो सपना है, वो एक जो सपना आप देखते हो वो कंप्लीट होने वाला है। अब देखो, इसमें मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है, सेक्शन 1 कौन सा आने वाला है, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से समझा रहा हूँ। अपनी जब मैंने PYQs समझाए थे तभी से मैं समझा रहा था। अपना समय 3 घंटे 15 मिनट का, जो पूर्णांक है वो 80 नंबर का। और सेक्शन 1 की बात करें, अब सेक्शन 1 की बात करें तो सेक्शन 1 किससे संबंधित होने वाला है? रीडिंग से संबंधित होने वाला है। और रीडिंग की बात करें तो आपके पास 2 पैराग्राफ होने वाले हैं, और दोनों पैराग्राफ की बात करें तो 9 + 6 अंक के होने वाले हैं। इसका मतलब आपके पैराग्राफ है वो आपके पासिंग मार्क्स लेके आ रहे हैं। लेकिन अपना सपना पासिंग होने का नहीं है, अपना सपना वो जो अपन देख रहे हैं बड़े वाला सपना, वो कंप्लीट करना है। अब देखो, पैराग्राफ है वो मैं आप लोगों को नहीं करवाता हूं, क्योंकि मैंने बता दिया पीडीएफ डाउनलोड करो, पेपर खुद सॉल्यूशन, ये पैराग्राफ खुद सॉल्यूशन करो। तो पैराग्राफ 1 है वो नेचर के बारे में है। और इसके बाद में बात करें अपने पास, तो इसके क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन जो 9 क्वेश्चंस हैं इनको खुद को करना है, ताकि क्या है कि आप अपना एक जो पैराग्राफ करने का जो तरीका है वो समझ सको। इसके बाद एक जो पैराग्राफ नंबर 2 है वो 6 नंबर का आने वाला है, और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पास 6 क्वेश्चंस हैं, वो करने हैं। इसमें कितने टोटल नहीं, इसमें ये 6 क्वेश्चंस आएंगे भैया ना, ये 6 क्वेश्चंस आएंगे, ये 2 एक्स्ट्रा हो गए, कोई बात नहीं है, ये इनको भी हल कर लेना आप लोग। ओके, अब बात करते हैं अपने सेक्शन बी के बारे में। तो सेक्शन बी अपना किससे संबंधित होने वाला है? सेक्शन बी अपना राइटिंग से संबंधित होने वाला है। और राइटिंग की बात करें तो 15 अंक का होने वाला है। सर, राइटिंग में क्या क्या आते हैं? तो इसमें मैं बात करूं तो एडवर्टाइजमेंट आता है, इसके अलावा नोटिस आता है, इसके अलावा फॉर और अगेंस्ट आता है, इसके अलावा इन्विटेशन आता है, इसके अलावा लेटर्स की बात कर लेते हैं, इसके अलावा रिपोर्ट की बात कर लेते हैं, इसके अलावा पैराग्राफ्स की बात कर लेते हैं, यानी ऐसे टाइप जो पैराग्राफ जो लिखने होते हैं ना, उनकी बात कर लेते हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन से होते हैं राइटिंग वर्क में। अब देखो, सबसे पहले बात करें जो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें आपके पास क्या होने वाला है? तो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपके पास 4 अंक का है। इसमें आपके पास एडवर्टाइजमेंट हो सकती है, इसमें आपके पास नोटिस हो सकता है, इसमें आपके पास इन्विटेशन हो सकता है, इसमें आपके पास फॉर और अगेंस्ट हो सकता है। अब जहां तक संभावना बनती है एडवर्टाइजमेंट ऑफ अपने पास नोटिस आ जाते हैं, और इन्विटेशन, यानी फॉर और अगेंस्ट अगर आ भी जाए तो आपके पास एडवर्टाइजमेंट, नोटिस और इन्विटेशन है, एक ऑप्शन है, बढ़िया ऑप्शन है अंक लाने का। फॉर और अगेंस्ट तो याद करना पड़ता है, इसमें आपके पास फॉर्मेट के भी अंक मिलते हैं। तो आपको फॉर्मेट जो प्राथमिकता, जो आपको प्रायोरिटी देनी है वो नोटिस, एडवर्टाइजमेंट इनको देनी है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर जो इसमें है अपने पास क्या है? ड्राफ्ट ए सुटेबल एडवर्टाइजमेंट फॉर द टू लेट कॉलम ऑफ द न्यूज़पेपर फॉर द हाउस विथ ऑल द फैसिलिटीज। यानी कहने का मतलब है आप लोगों ने एक घर बनाया है, घर बनाने का सपना सभी का होता है, लेकिन आपके पास पैसे ज़्यादा, आपने एक पोर्शन खड़ा कर दिया, बोले कि नहीं हम सदस्य कम हैं, हमें किराए पे देना है। तो किराए पे दोगे किसी सामान को तो क्या कहोगे, क्वालिटी बताओगे कि नहीं बताओगे? क्वालिटी बतानी पड़ेगी। तो हमें जब टू लेट में आते हैं तो आपको अपने घर की विशेषता बतानी पड़ती है, आपको अपने फ्लैट की विशेषता बतानी पड़ती है। तो इस क्वेश्चन में अपन देख लेते हैं टू लेट की जो एडवर्टाइजमेंट, अगर टू लेट से संबंधित आ जाए तो आपको केवल
कुछ एक बातें चेंज करनी है, कुछ एक शब्द चेंज करने, बाकी कर देनी है। ये बात अपन बात कर लेते हैं। अब देखो एडवर्टाइजमेंट बनाने का तरीका मैंने बता दिया, बॉक्स में बनानी है और इसी तरीके से बनानी है। आप कहीं पे कुछ देखो, कैसा भी करो, मैं जो बता रहा हूँ वैसा करना है। टू लेट लिखेंगे और टू लेट लिखने के बाद में आपके पास क्या है, देखो अवेलेबल है ना, आपके पास उपलब्ध है भाई, है ना, आपके पास उपलब्ध है। एंड वेल मेंटेन्ड सिंगल स्टोरी हाउस, आपके पास एक बहुत ही व्यवस्थित सिंगल स्टोरी एक मंजिला घर है, एरिया 1500 स्क्वायर फीट का है उसका, विथ पार्किंग स्पेस इज अवेलेबल ऑन, अब हाँ विथ पार्किंग स्पेस भी है, इज अवेलेबल ऑन द रेंट, ऑन रेंट, और वो किराए के लिए उपलब्ध है। कहाँ पे है, 811 ब्लॉक बी सूर्य वाटिका कॉलोनी नवलगढ़, ये आपके पिन कोड हो जाते हैं। तो बस आपके पास ये मान के चलो ये घर का नहीं है, फ्लैट का आ गया है। अब फ्लैट का आ गया है तो फ्लैट के बारे में अपने यही बात कर लेंगे। इसके बाद में बात करें, इट हैज मार्बल फ्लोरिंग, तो ये बात अपनी फ्लैट के लिए भी लागू होती है। 2 बेडरूम्स, तो 2 BHK फ्लैट भी होता है, 2 वॉशरूम्स भी हो सकते हैं, मॉड्यूलर किचन है, एंड ए ड्राइविंग कम डाइनिंग भी है, क्लोज टू द मार्केट एंड द बस स्टॉप। हमने इतनी विशेषता बता दी है तो किराया भी तो बताएंगे कि नहीं बताएंगे। ईस्ट साइड फेसिंग यानी सूर्यमुखी है, सूर्यमुखी का मतलब क्या होता है, सूर्य की तरफ अपना इसका दरवाजा है, डोर है। रेंट तो 25,000 लगेगा भाई, हाँ किराया हमारी मर्जी का है पर मंथ। फॉर डिटेल कॉन्टेक्ट, अगर आप डिटेल्स चाहते हैं तो इस पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, सार्थक बाकोलिया, कॉन्टेक्ट नंबर ये है और ईमेल आपकी ये है। तो इस तरीके से आपको क्या बना देनी है, अपनी एडवर्टाइजमेंट बना देनी है, टू लेट से संबंधित है। इससे सरल तरीका कहीं नहीं मिलने वाला है, मैं पहले बता देता हूं। अब इसके अथवा की बात करें तो अथवा में बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, यू आर अयांश अयांशी हेड बॉय गर्ल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नवलगढ़, योर स्कूल इज प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज अ कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप, है ना। कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप अपने 11th 12th के बच्चों के लिए लगाई जाती है। फॉर द अच्छा 9th to 12th है भाई, 9th to 12th कर देते हैं। ड्राफ्ट नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स अबाउट द वर्कशॉप मेंशनिंग डेट एंड वेन्यू, यानी कहने का मतलब आपको बच्चों को सूचना देनी है भाई आपके लिए कैरियर काउंसलिंग हो रही है, उसके लिए हम आपको आमंत्रित करते हैं, आप आइए, दिशा निर्देश लीजिए। तो अभी दे देते हैं दिशा निर्देश। सबसे पहले जो मैंने आपको तरीका बताया हुआ है कि तरीका कैसे करना है नोटिस का, तो सबसे पहले उस स्थान का नाम लिखना होता है, कैपिटल लेटर में लिखना होता है। अरे यहाँ पे शॉर्ट में है, ये सारा आपको कैपिटल लेटर में लिखना है भाई। अपने स्थान का नाम इस तरीके से लिखना है कि अपने पास इस तरफ भी बराबर जगह बचे और इस तरफ भी बॉक्स बनाना है, पक्का बनाना है। इसके बाद में आपको 13 फरवरी 2026 डेट जो अपनी है वो इस फॉर्मेट में लिखनी है। इसके नीचे डेट वैसे नीचे वाली लाइन में आपको नोटिस लिखना है और इसको अंडरलाइन भी करना है, कैपिटल लेटर में लिखना है। अब सब्जेक्ट, इसके नोटिस के नीचे आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट भी आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। अब नोटिस की भाषा जो मैंने आपको हमेशा बताई है, हमेशा बताता हूं और बताता रहूंगा, क्या है, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th to 12th, हाँ क्लासेज 9th to 12th आर बीइंग इन्फॉर्म्ड दैट, यहाँ तक आप सेम कर सकते हो और मान के चलो अपने स्कूल के लिए आएगा, ये तो नहीं कि दूसरी जगह से आ जाएगा। ओवर स्कूल इज गोइंग ऑर्गेनाइज ए कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप, द डिटेल्स ऑफ द इवेंट आर, यानी करने का मतलब है काउंसलिंग हो रही है, कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप हो रही है, जिसकी डिटेल है वो नीचे दी हुई है। तो क्या है, डे एंड डेट क्या है, सैटरडे 5 मार्च 2026, मार्च में करने वाले हैं रे, आप जब नंबर ले आओगे तब करेंगे। टाइम क्या है, 10 AM to 1 PM है। वेन्यू क्या है, स्कूल ऑडिटोरियम है भाई, स्थान, वेन्यू मतलब स्थान है भाई। This workshop aims to provide insights and the guidance to help you choose that right career path, यानी ये इसका जो मुख्य अपने पास उद्देश्य है वो है कि आप अपना सही मार्ग चुन सको। We encourage all the students to attend this informative workshop for further डिटेल्स कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड, आपको यहाँ पे क्या है कॉन्टेक्ट कर लेना है अगर आपको डिटेल चाहिए तो ये आपका नोटिस हो जाता है। अब ये मान के चलो आपके पास ब्लड डोनेशन कैंप से आ गया हो, मेडिकल चेकअप कैंप आ गया हो, तो बस आपको ये नाम चेंज कर देना है। ऑर्गेनाइजिंग कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप को तो हटा देंगे यहाँ से और यहाँ से, और ये अपने पास सेम रख लेंगे, और इसके अलावा अपने पास जो नीचे थोड़ा बहुत तो चेंज करना पड़ेगा भाई, अब 12th के स्टूडेंट हो तो ये कर सकते हो।
अब ये तो हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्या है, ये क्या दिया हुआ है, अटेम्प्ट एनी वन। इसमें क्या दिया हुआ है, तो ये जो क्वेश्चन है वो आपका रिपोर्ट से संबंधित होने वाला है, पैराग्राफ से संबंधित होने वाला है, और जो मैंने करवा दिया है ना उसके बाहर कुछ नहीं आना है, ध्यान से समझ लेना भाई। अब देखो क्या है, राइट ए रिपोर्ट ऑन ए निपुण मेला। निपुण मेले पे आपको एक रिपोर्ट लिखनी है, यानी कहने का मतलब आपके विद्यालय में निपुण मेले का आयोजन किया गया है, विज्ञान मेले का आयोजन किया गया है, इसके अलावा कुछ और आयोजन किया गया है, तो उससे संबंधित कोई भी रिपोर्ट तैयार करनी है तो इस फॉर्मेट पे अपन कर सकते हैं। चलो निपुण मेले की मैं बता देता हूं भाई, अपने पास अब की बार थोड़ा सा जोर दिया जा रहा है तो पक्का मिलेगा, चाहे नोटिस में मिले चाहे आपके पास रिपोर्ट में मिले, गारंटेड है, पक्का मिलने वाला भाई। चलो रिपोर्ट लिखने का तरीका मैंने बता रखा है, क्या बताया हुआ है, सबसे पहले आपको टॉपिक का नाम लिखना है, सब्जेक्ट का नाम लिखना है, और किसके द्वारा, बाय स्टूडेंट रिपोर्टर मोहित शर्मा। यानी अपना नाम इसमें चेंज हुआ कि नहीं हुआ है, नहीं इसमें नाम नहीं दिया हुआ है तो कोई बात नहीं है, मोहित शर्मा बना देते हैं, आपका अपना नाम लिख देना, मोहित शर्मा जी की कोई जरूरी नहीं है रे। चलो देखते हैं क्या है, सीकर 25 सितंबर 2026 डेट लिखेंगे इस तरीके से, और ये जो डेट है ना आप अपने तरीके से लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है। देखो निपुण मेला वाज ऑर्गेनाइज्ड एट अवर स्कूल ऑन जनवरी 4 2026, यानी कहने का मतलब है ये थोड़ी सी डेट वेट में चेंज हो गई है, वहाँ पे जनवरी है ना 4 जनवरी है तो यहाँ पे अपन 5 जनवरी कर लेंगे, क्योंकि रिपोर्ट बाद में बनती है ना, तो अपन यहाँ पे 5 जनवरी कर लेते हैं, 5 जनवरी, ये लो 5 जनवरी। हाँ, प्रमोटिंग फाउंडेशनल लिटरेसी एंड द न्यूमरेसी अमंग स्टूडेंट्स, यानी कहने का मतलब फंडामेंटल जो अपने पास बच्चों की नींव जो होती है उसके लिए निपुण मेले का आयोजन किया गया, जिसमें अपने लिटरेसी और न्यूमरेसी ये दोनों बातें शामिल की गई, यानी साक्षरता और न्यूमरेसी यानी अंक ज्ञान जो होता है। द इवेंट एम्ड टू शो केस इनोवेटिव टीचिंग प्रैक्टिसेज एंड द इंटरेक्टिव लर्निंग एक्टिविटीज, यानी कहने का मतलब उसमें कुछ इनोवेटिव आविष्कारिक और कुछ ज्ञानवर्धक चीजें बताई गई भी, क्रियाविधि करवाई गई। वेरियस स्टॉल्स डेमोन्स्ट्रेटेड क्रिएटिव मेथड टू इनहेंस रीडिंग राइटिंग एंड अर्थमेटिक स्किल्स इन द एंगेजिंग वे। इसके बाद टीचर्स स्टूडेंट्स एंड द पेरेंट्स पार्टिसिपेटेड एंथुसियास्टिकली। द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर यानी डीओ जिसको अपन कहते हैं एड्रेस द गैदरिंग हाईलाइटिंग the importance of the Nipun Bharat mission. Students enjoyed quiz, storytelling sessions and the fun match games भैया, fun math games. The Mela successfully fostered awareness about quality education, leaving a positive impact on the students learning process. ये आपको निपुण मेले से संबंधित क्या कर देनी है, रिपोर्ट कर देनी है, इस तरीके से ये तो ये कर दोगे मुझे पता है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नहीं पीडीएफ में आपको मिल भी जाएगा, लेकिन बाद में अभी नहीं, पहले क्लास देखनी है। इसके बाद में बात करें इसके अथवा में क्या दिया हुआ है, राइट ए पैराग्राफ अबाउट 100 वर्ड्स ऑन द टॉपिक वाटर कंजर्वेशन, यानी पानी संरक्षण पे। ये शायद अपने पास पहले आ चुका है भाई, है ना, पहले वाले पेपर में शायद नीड ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग थी भाई, वहाँ पे, यहाँ पे सेव वाटर से संबंधित है, या अपने पास कोई बात नहीं है, वाटर कंजर्वेशन से संबंधित कर लेते हैं, हो सकता है आ जाए भाई, तो ये आप कर सकते हो, इसको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पीछे वाले में मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है, लगभग सेम है, ये आप देख लेना भाई। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका किससे संबंधित होने वाला है, वो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपके पास लेटर से संबंधित होने वाला है, यानी ये भाग जो ये प्रश्न नंबर 5 है ये लेटर से संबंधित है। और अपन ने आज 4 नंबर का पेपर चल रहा है, तो टोटल हो गए आपके पास 8 जो लेटर्स है, उनके अलावा कुछ नहीं आने वाला है, ये मैं आपको अभी गारंटी देता हूं भाई। अब देखो इसमें पढ़े तो क्या है, यू आर रश्मि और राजकुमार लिविंग इन अजमेर, राइट ए लेटर टू द म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफ योर सिटी कंप्लेनिंग हिम और हर अगेंस्ट द इनसैनिटरी कंडीशंस ऑफ योर लोकेलिटी। इनसैनिटरी कंडीशंस कहीं पर भी हो सकती है, आपके स्कूल के लिए आप अपने हेडमास्टर को भी लिख सकते हो, आप अपने समाज के लिए अपने म्युनिसिपल बोर्ड को भी लिख सकते हो, आप अपने सरपंच को भी लिख सकते हो, यानी कलेक्टर को भी लिख सकते हो, एडिटर को भी लिख सकते हो। तो ये बात ध्यान में रखना, बस आपको पद चेंज करना, जो मैं बताऊँ वो कर देना है। अब लेटर लिखने का तरीका मैंने बताया, सबसे पहले आप अपना खुद का एड्रेस लिखते हो, मैंने बहुत बार समझा दिया है, इसलिए मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है प्यारे बच्चों। हाँ, सबसे पहले अपन अपना एड्रेस लिखेंगे, तो देखो 12C वैशाली नगर अजमेर, और यहाँ पे फरवरी 13 और 2026, ये खुद का एड्रेस हो गया।
अब जिसको अपन लिखते हैं उसका एड्रेस अपने से नीचे आता है, दिनांक से नीचे, तो अपन लिख रहे हैं द म्युनिसिपल कमिश्नर को लिख रहे हैं, और ये कहाँ के हैं, ये म्युनिसिपल कमिश्नर कहाँ के, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अजमेर के हैं। तो ये अपने, अगर आप ये एड्रेस वगैरह सही लिखते हो ना, एड्रेस लिख देते हो, सब्जेक्ट लिख देते हो, एंडिंग वर्ड लिख देते हो, तो आपके 3 नंबर पक्के हो जाते हैं। पता है क्या? नहीं पता है तो मेरी क्लास देखना, आपको समझ में आने वाला है। अब देखो सब्जेक्ट लिखेंगे अपन, सब्जेक्ट लिखेंगे क्या, कंप्लेंट रिगार्डिंग इंसैनिटरी कंडीशंस इन वैशाली नगर, यानी वैशाली नगर में बहुत ही अव्यवस्थाएं फैली हुई है, बहुत ही गंदगी फैली हुई है, उससे संबंधित समस्या है। देखो सर और मैडम जो आपका पद है उसके अनुसार आप लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है। आई विश टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टुवर्ड द हाईली अनहाइजीनिक एंड इनसैनिटरी कंडीशंस प्रिवेलिंग इन ओवर लोकेलिटी वैशाली नगर, यानी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ जो कि अपने पास बहुत ही गंदगी फैली है वैशाली नगर में, उसके बारे में। फॉर द पास्ट फ्यू वीक्स, अगर बात करें पिछले कुछ सप्ताह की, द सैनिटेशन सिस्टम हैज कंप्लीटली ब्रोकन डाउन, यानी बहुत ही पूरी तरीके से बिखर चुका है, टूट चुका है। द स्वीपर्स आर इरेगुलर, स्वीपर्स जो सफाई करने वाले आते हैं वो इरेगुलर हो गए, आते नहीं है। एंड डू नॉट क्लीन द स्ट्रीट्स ऑफ 4 days, और कई दिनों तक गलियों को साफ नहीं करते हैं। एज ए रिजल्ट ह्यूज हीप्स ऑफ द गार्बेज कैन बी सीन एवरीवेयर, इसलिए बड़े बड़े कचरे के ढेर हर जगह दिखाई दे रहे हैं। एमिटिंग अ फॉल स्मेल, और इनसे क्या है, बहुत ही गंदी बदबू आ रही है। मोरओवर, इसके अतिरिक्त द ड्रेन्स आर चोक्ड एंड द डर्टी वाटर ओवरफ्लोज ऑन टू द मेन रोड, और यहाँ तक कि नालियाँ बिल्कुल अपने पास ब्लॉक हो चुकी है कचरे से, और पानी सड़क पे बह रहा है। मेकिंग इट ए ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटोज, और इससे एंड फ्लाइज, और इससे क्या होता है, ग्राउंड वाटर पे अपने पास गंदे पानी में मॉस्किटोज, मच्छर और मक्खियाँ पनप रहे हैं, पैदा हो रहे हैं। इसके अलावा दिस सिचुएशन पजेस ए सीरियस थ्रेट टू द हेल्थ ऑफ द रेजिडेंट्स एंड देयर इज ए हाई रिस्क ऑफ एन आउटब्रेक ऑफ द डिजीज लाइक डेंगू एंड मलेरिया, इसलिए वहाँ पे बहुत ही अपने पास चेतावनी है, चेतावनीपूर्ण समस्या है कि वहाँ पे डेंगू और मलेरिया फैल सकती है। वी हैव कंप्लेंट टू द लोकल वार्ड ऑफिस सेवरल टाइम्स, हमने लोकल ऑफिस में बहुत कंप्लेंट करी है, बट नो एक्शन हैज बीन टेकन येट, लेकिन अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। आई रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू दैट दिस मैटर पर्सनली एंड इंस्ट्रक्ट द कंसर्न्ड स्टाफ टू क्लीन द एरिया एज पॉसिबल एज, इसलिए मैं आपको आग्रह करता हूं कि आप व्यक्ति से खुद इसमें जांच करें, और जो सफाई कर्मचारी है, जो कंसर्न्ड ऑफिसर है, उनको इस एरिया को साफ करने के लिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी साफ करवाइए। योर्स फेथफुली रश्मि राजकुमार, और आपका लेटर कंप्लीट। इतना ही तो काम करना है और 5 अंक कंप्लीट हो जाते हैं, इतना सा काम है। चलो इसके अथवा में क्या दिया हुआ है, इसके अथवा में दिया हुआ है वी राइट ए कंप्लेंट लेटर अगेंस्ट द पुअर कंडीशन ऑफ सिटी हॉस्पिटल। आपने भ्रमण किया भाई, कहाँ, हॉस्पिटल में गए, वहाँ की हालत देखी, हालत बहुत ही गड़बड़ पाई, वहाँ पे मरीज नीचे लेटे हुए हैं, स्टाफ पूरा नहीं है, गंदगी फैली हुई है। इससे संबंधित अगर आपके पास रिपोर्ट आ जाए, मैं क्या बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, अगर इससे संबंधित रिपोर्ट आ जाए तो भी आप इसमें से याद करके कर सकते हो। और लेटर तो मैं करवा ही रहा हूँ, फिर भी आप इस पे याद कर लेना क्या कि सिटी हॉस्पिटल की हालत कैसी है, कोई लोकल जो स्कूल है उसकी हालत कैसी है, अपने पास इसके अलावा आंगनबाड़ी कैसी है, यानी कहने का मतलब ये बातें अपन बताने के नहीं होती, खुद अपने दिमाग लगा सकते हैं। चलो प्रश्न करेंगे तो क्या करेंगे, हवन करेंगे, चलो कर देते हैं हवन। 45 सूर्य वाटिका कॉलोनी नवलगढ़, जनवरी 24, 2026, ये आपका एड्रेस है। आप लेटर किसको लिखोगे, सीएमओ को लिखोगे। द चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है जो हॉस्पिटल देखता है, उनका मालिक ही होता है सिटी हॉस्पिटल नवलगढ़। ये अपन इसको लेटर लिख रहे हैं, तो ये अपना एड्रेस हो गया, ये अगले का एड्रेस हो गया। इसके नीचे आपको क्या लिखना है, इसके नीचे आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है, कंप्लेंट अबाउट कर सकते हो, कंप्लेंट रिगार्डिंग द पुअर कंडीशन एंड द मिसमैनेजमेंट ऑफ द सिटी हॉस्पिटल, ये आपका सब्जेक्ट हो जाता है। अब बात करेंगे सर मैडम, ये लिख दिया अपन ने, इसके बाद में आपको क्या करना है, अपनी बातें बतानी है, अपनी व्यथा बतानी है ना, तो वो व्यथा बता देते हैं। देखो, आई विश टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस एंड द पैथेटिक कंडीशन ऑफ द सिटी हॉस्पिटल, यानी कहने का मतलब आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ सिटी हॉस्पिटल की मिजरेबल कंडीशन के बारे में।
नवलगढ़, जो कि कहाँ है, नवलगढ़ में अपने में। ड्यूरिंग माई रिसेंट विजिट टू द हॉस्पिटल, मैं अभी हाल ही में अपने हॉस्पिटल की विजिट पर गया। आई वॉज शॉक्ड टू सी द लैक ऑफ द बेसिक हाइजीन एंड मैनेजमेंट, मुझे बड़ा सदमा लगा भाई। क्या लगा कि वहाँ पे अपने पास सफाई नहीं है, वहाँ पे व्यवस्थित मैनेजमेंट नहीं है। द फ्लोर्स एंड द वार्ड्स आर एक्सट्रीमली डॉटी, जो फ्लोर है, जो अपना फर्श है वो गंदा है, वार्ड्स है वो बहुत ही गंदे हैं। एंड द टॉयलेट्स आर इन सच ए बैड स्टेट दैट दे हैव बिकम ए ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द इन्फेक्शंस। यानी कहने का मतलब है, अगर मैं बात करूँ अपने पास टॉयलेट्स की, तो वो इतने गंदे हैं, इतने गंदे हैं कि वो बीमारियों का घर बन गए हैं। ब्रीडिंग का मतलब होता है उपस्थित होना, उत्पन्न होना। अच्छा, फर्दर मोर, इसके अतिरिक्त बात करें, द पेशेंट्स आर फेसिंग ग्रेट डिफिकल्टी ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ इसेंशियल मेडिसिन इन द हॉस्पिटल फार्मेसी, फोर्सिंग देम टू बाय एक्सपेंसिव ड्रग्स फ्रॉम द आउटसाइड। और फार्मेसी की बात करूं तो वहां पे दवाइयां नहीं मिल रही है, बाहर से महंगी दवाइयां खरीदनी पड़ रही है। द बिहेवियर ऑफ द नर्सिंग स्टाफ एंड द अदर एम्प्लॉयज इज आल्सो वेरी रूड एंड इनडिफरेंट टुवर्ड द सफरिंग पेशेंट्स। और बात करें अपने पास नर्सिंग स्टाफ की, अन्य स्टाफ की, तो बहुत ही दुर्व्यवहार जैसा, यानी व्यवहार अच्छा नहीं कर रहे हैं लोगों के साथ, मरीजों के साथ। Even basic facility like clean drinking water and the working fans in the general wards are missing। यानी कहने का मतलब साफ पीने का पानी और पंखे भी गायब हैं अपने सामान्य वार्ड से। तो ये रिपोर्ट भी बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, इससे बना सकते हो। इसके बाद में आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है, इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न दैट अ प्लेस मींट फॉर द सेविंग लाइव्स इन सच ए स्टेट ऑफ नेग्लेक्ट। यानी कहने का मतलब ये बहुत ही चिंता का विषय है कि एक स्थान जहाँ पे लोगों को बचाया जाता है वो इतनी बुरी दशा में है, ये होता है इसका। आई अर्नेस्टली रिक्वेस्ट you to take immediate and the strict action to improve the sanitation and the administration of the hospital। इसलिए मैं आपसे बहुत ही तहे दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस पे बहुत ही स्ट्रिक्ट कदम उठाएं। I hope you will look into this matter at the earliest for the welfare of public। और मुझे आशा है कि आप बहुत जल्दी इसके बारे में कदम उठाएंगे लोगों के भलाई के लिए। योर्स फेथफुली राजकुमार रश्मि, जो आपका नाम है वो लिख सकते हो और ये आपका लेटर हो जाता है कंप्लीट। अब बात करते हैं, देखो अगर बात करें आपके पास रिपोर्ट आ गई तो यहाँ से थोड़ा सा ना यहाँ तक का मैटर जो है ना, ये आप क्या करोगे, यहाँ से लिखना शुरू करोगे। ये लाइन, लेटर वाली लाइन छोड़ो, बाकी आप अपनी रिपोर्ट थोड़ी सी तो शुरू बनाओ और बाकी ये लिख सकते हो। रिपोर्ट बना के देख लेना आप लोग, है ना, बना सकते हो। अच्छा, इसके बाद आता सेक्शन सी, और सेक्शन सी अब की बार मैंने क्या है थोड़ा बड़ा ले लिया भाई। बड़ा इसलिए ले लिया क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि पेपर अपना 4 कंप्लीट हो गए हैं, इसके बाद में एक आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के अनुसार अंतिम प्रहार वाली क्लास लेकर आएंगे। तो मैंने सोचा इसी अपने पास से पेपर में है ना, जो ग्रामर है वो कंप्लीट अपने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ले लेते हैं, उनको सॉल्व कर लेते हैं, फिर अपन अपने पेपर्स का सिलसिला यहीं पे कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में अपनी जो क्लास है वो बनाएंगे भाई, है ना। अपनी क्लास देखना जरूरी भी है। तो सेक्शन सी है वो फ्रेजल, जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो फ्रेजल वर्ब से संबंधित आने वाला है और 3 क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। तो फ्रेजल वर्ब से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो मैंने इस क्वेश्चन में अभी शामिल कर लिए हैं। देखें कितने हैं, तो इसमें आपके पास क्वेश्चन मैंने लिए हैं 12 क्वेश्चन बहुत होते हैं इसमें। तो इसके अलावा और भी लेकर आने वाले हैं, उसमें बड़ी क्लास में अपन बड़ी बातें करेंगे, छोटी क्लास में अपन छोटी बातें करेंगे। चलो, द थीफ डैश इनटू द हाउस एंड स्टोल ऑल द ज्वेलरी। देखो ब्रेक, ये अपने पास सेकंड फॉर्म है ना, ब्रेक इनटू है ये, वैसे ब्रेक इनटू ये ब्रेक है और ये भी ब्रेक, ये ब्रेकआउट है। तो ये करने का मतलब सेकंड फॉर्म बनाइए, ये अपनी टेंस का मैटर है। ये टेंस वाला मैटर आप अलग छोड़ दो क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मिक्स अपने पास मिक्स हो जाएगा तो गड़बड़ी हो जाएगी। तो आप ये मान के चलो कि ब्रेक की सेकंड फॉर्म है और ये क्या है, चोर है, वो क्या हो गया भाई, अरे इसमें ना ये इंटू यहाँ पे 2 बार नहीं आएगा, है ना, ये इंटू नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान में रखना भाई। यहाँ पे या तो यहाँ से हटा दो या वहाँ से हटा दो, एक ही बात है। द हाउस एंड स्टोल द, यानी चोर ने क्या किया, घर में घुसा है। अब मैंने बताया था कि अगर कोई जबरदस्ती घुस जाता है चोर, तो अपन ब्रेक इनटू का प्रयोग करते हैं, और कोई सामान चुरा लेता है तो उसके लिए ब्रेक इनटू। और ब्रोक आउट का मतलब होता है फैल जाना, क्या होता है, अचानक फैल जाना। और इसके लिए मैंने बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया है, कोरोना फैल गया था अपने यहाँ, है ना, तो वो ब्रोक आउट के लिए होता है। अच्छा, वर्ल्ड वॉर की बात करें, वर्ल्ड वॉर सेकेंड डैश इन 1939 ब्रोक आउट और ब्रोक अप, यानी ब्रेक अप
और ब्रेकआउट है, तो ये अपने पास पास्ट का बना दिया भाई, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। ब्रेकआउट का मतलब मैंने बता दिया, अचानक फैल जाना, छिड़ जाना, तो छिड़ जाना भी जो होता है वो ब्रेकआउट होता है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट आ जाएगा। अब ब्रेकअप का मतलब, ब्रेकअप का मतलब होता है संधि विच्छेद करना रे, संधि विच्छेद का मतलब क्या होता है, संधि विच्छेद नहीं बोल देता मैं, सही बोल देता हूँ, विच्छेद करना होता है, विच्छेद यानी किसी से अलग होता है ब्रेकअप, आप अपना वाला मत समझ लेना। हाँ, हार्ड वर्क ऑलवेज डेज सक्सेस इन लाइफ ब्रिंग्स अबाउट और ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है, देखो ब्रिंग्स अबाउट का मतलब होता है घटित होना, है ना, घटित होना, होना या कारण बनना, कारण बनना, ये मैं बता देता हूं, यानी कहने का मतलब सफलता, मतलब हार्ड वर्क जो है ना वो हमेशा बनती है भाई, सक्सेस इन लाइफ यानी जीवन में सफलता के लिए क्या है, जो कठिन मेहनत है वो, ये घटित होना किसका मतलब, जो हार्ड वर्क है वो हमेशा घटित होती है जीवन में सफल होने के लिए, है ना। और ब्रिंग्स अप का मतलब क्या होता है, पालन पोषण करना, बड़ा बढ़ाना, है ना। ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना, देखभाल करना, जिसको यहाँ पे पालन पोषण से, यानी कोई बच्चा जो होता है उसका पालन पोषण करते हैं तो वो ब्रिंग अप होता है। अब बात करें, सी वॉज डेस बाय द ग्रैंड मदर आफ्टर हिज पेरेंट्स डेड, यानी कहने का मतलब ये ब्रिंग की सेकंड फॉर्म बनाई है, ये ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है ब्रोट, तो ब्रोटअप का मतलब होता है पालन पोषण करना, ब्रोट यानी ब्रिंग इन का मतलब क्या होता है, मान जाना, हाँ भर देना, ये होता है, तो यहाँ पे आपके पास ब्रोटअप हो जाएगा, ये आपके पास क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है ब्रिंग अप की, ध्यान से समझ लेना भाई, ये ब्रिंग अप की सेकंड फॉर्म है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, प्लीज डेस द लैंप इन इट्स गेटिंग डार्क पुट ऑन और टर्न ऑन, आप बता सकते हो इसमें। पुट ऑन का मतलब तो होता है पहनना, है ना, पहनना, ये थोड़ा सा मिक्सअप हो गया भाई, वैसे टर्न यहाँ पे टर्न का ही मैं देता भाई, और ये टर्न ऑफ है, यहाँ पे मैं एक बार दूसरा समझाता हूँ आपको, ऑप्शन मैं देता हूँ आप लोगों को TURN टर्न ऑफ और टर्न ऑन, ये हटा देता हूँ मैं। अब आपको बताना है, क्या बताना है कि क्या है, प्लीज टर्न ऑफ और टर्न ऑन लैंप, अगर मैं यहां तक दे देता हूं तो यहां पे दोनों सही है, दोनों भर सकते हैं, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पे टर्न ऑफ भी ठीक है और टर्न ऑन भी ठीक है, सर ये कैसे कर दिया आपने, तो मैं बता देता हूं कि लैंप आप जला भी सकते हो और बंद भी कर सकते हो, लेकिन इट्स गेटिंग डार्क, लेकिन मैं ये कहूं कि अंधेरा हो रहा है, तो फिर आप लैंप जलाओगे कि बुझाओगे, यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो आपको यहां पे टर्न ऑन करना पड़ेगा, यहां पे टर्न ऑन करोगे, पक्का याद रह जाएगा, हाँ चलो ठीक है। फिर डोंट डेस फॉर टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे, पुट ऑफ और पुट आउट का मतलब क्या होता है, पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, स्थगित कर देना, छोड़ देना, अरे जो आज आप कर सकते हो उसे कल के लिए मत छोड़ो, इसका मतलब ये होता है, तो पुट ऑफ का मतलब यहाँ पे क्या होगा, आप कल के लिए मत छोड़ो, स्थगित मत करो। अच्छा क्वेश्चन नंबर ये क्या है, 7, द फायरमैन वर्कड हार्ड टू डेस द फायर पुट आउट और पुट अवे, यहाँ पे पुट आउट का बताया नहीं ना, हाँ चलो कोई बात नहीं है, पुट आउट का मतलब क्या होता है, आग को बुझाना, काबू पाना, ये होता है, तो फायरमैन है वो उन्होंने काम किया भाई, बहुत कठिन मेहनत की आग को काबू करने में, तो यानी पुट आउट का मतलब होता है बुझाने में और काबू करने में, पुट अवे का मतलब होता है भाग जाना लेकर। चलो नेक्स्ट है, इट्स डिफिकल्ट फॉर हिम टू डेस विथ हिज नेबर्स गेट अलोंग और गेट ऑफ, गेट अलोंग का मतलब होता है के साथ चलना, यानी कहने का मतलब बहुत ही कठिन हो रखा है उसका अपने दोस्तों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ जीवन यापन करने में कठिनाई हो रही है, यानी साथ नहीं चल सकता, तो वो होता है गेट अलोंग होता है, क्या होता है भाई, गेट अलोंग होता है। अच्छा, ही इज ट्राइंग टू डेस हिज इलनेस एज सुन एज पॉसिबल, हाँ गेट ओवर और गेटअप, गेटअप का मतलब आप जानते हो उठना होता है, खड़ा होना, और गेट ओवर का मतलब होता है ठीक होना होता है, क्या होता है भाई, ठीक होना होता है, वह बहुत ही कोशिश कर रहा है अपनी बीमारी से जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी ठीक होने की, तो यहाँ पे गेट ओवर का मतलब होता है काबू पाना, मतलब ठीक होना है लंबी बीमारी से। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, द फैक्ट्री डेस 500 कार्स एवरी मंथ टर्न्स आउट और टर्न डाउन, दोनों का मतलब क्या होता है, टर्न डाउन का मतलब होता है नकार देना भाई, किसी चीज का मना कर देना, नकार देना होता है, अब देख लो, आप देख लेना, समझ लेना। टर्न्स आउट का मतलब क्या होता है, उसका टर्नओवर कितना है, टर्न्स आउट का मतलब बाहर निकालना, प्रकाशित करना, निकालना,
प्रकाशित नहीं रहे, हाँ कहीं देखो कुर्सी से फ्लो में निकल जाता है। टर्न्स आउट का मतलब होता है अपनी जो कंपनी होती है उसका कितना वो व्यवसाय है वो होता है। तो यहाँ पे फैक्ट्री है वो टर्न्स आउट कर देती है भाई 500 कार एवरी मंथ, यानी 500 कारें निर्मित कर देती है एक जो फैक्ट्री है वो। अच्छा, हाउ डिड दिस मिरेकल दैश इन योर लाइफ कम अबाउट और कम अक्रॉस, समझा रखा है मैंने, क्या समझाया है? कम अबाउट का मतलब तो होता है घटित तो होना, और अपने पास क्या है कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक मिलना। क्या होता है भाई? अचानक मिलना होता है, ध्यान से समझ लेना। अब एक बात बताऊं, मैं कहूं हाउ डिड दिस मिरेकल, अरे तुम्हारे जीवन में ये चमत्कार कैसे हुआ, तो इसका मतलब घटित हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा कम अबाउट रे, मैं भी क्या बोल देता हूँ, फ्लो की बात है रे। नेक्स्ट है आई डेस एन ओल्ड फ्रेंड इन द मार्केट यस्टरडे केम अक्रॉस और कम बाई का मतलब क्या होता है? कम बाई नहीं, कम अक्रॉस होता है, कम की सेकंड फॉर्म। कल मार्केट में मेरा एक पुराना दोस्त अचानक दिख गया, तो वो होता है केम अक्रॉस, यानी कम अक्रॉस, केम अक्रॉस। अब देखो ये तो हो गई अपनी फ्रेजल वर्ब वाला क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन बना दिए मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। इसमें कितने क्वेश्चन है भाई? इसमें भी लगभग 12 क्वेश्चन ही है शायद, हाँ 12 क्वेश्चन लिए अपन ने। देखते हैं क्या करते हैं। ये कंजक्शन है भाई, चलो इसमें बात कर लेते हैं थोड़ी। ऐसे आपके पास 3 क्वेश्चन आने वाले हैं ये भी, और 3 क्वेश्चन में बहुत ही आसान तरीके से समझाया मैंने, बहुत ही शानदार तरीके से। देखो आपके पास ऐसे अगर हु और हुम में आए तो मैंने समझाया है हु का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के लिए होता है, हुम का प्रयोग हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए होता है। तो देखो इन दोनों की खास बात बता देता हूं। अगर स्पेस से पहले कोई नाउन दे रखी है, जैसे बॉय दे रखा है, और स्पेस के बाद में वर्ब या हेल्पिंग या हेल्पिंग वर्ब दे रखी हो, तो विन जो होती है उसकी सेकंड फॉर्म होती है वन, तो ये वर्ब है, तो इसमें हमेशा हु का प्रयोग ही होता है, हमेशा हु का प्रयोग होता है। ऐसे खालिस्तान में अगर स्पेस से पहले क्या दे रखा है, नाउन दे रखी है, सब्जेक्ट दे रखा है, स्पेस के बाद में वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, तो उसमें हु का प्रयोग होता है। अब आप हुम के बारे में आगे नहीं है तो मैं यहीं पे थोड़ा सा बात बता देता हूं। अगर स्पेस से पहले कोई नाउन या प्रोनाउन, यानी स्पेस से पहले नाउन प्रोनाउन मैं लिख देता हूं, और स्पेस के बाद में नाउन प्रोनाउन हो, स्पेस के पहले भी नाउन प्रोनाउन और स्पेस के बाद में भी नाउन प्रोनाउन, और ये नाउन इसके साथ कुछ करती है, तो इसमें आपके पास हुम का प्रयोग किया जाता है। अब ये आगे एग्जाम्पल आएगा तो ठीक है, नहीं अपनी जो महा रिविजन वाली क्लास है उसमें सारे कुछ आने वाले हैं। अच्छा नेक्स्ट क्या है? वर्क हार्ड डेस यू विल शुड फेल। अब शुड के साथ हमेशा लेस्ट का प्रयोग होता है, ये ध्यान में रखना भाई, ये बात बता देता हूँ। ये ऐसा वाक्य आ जाता है और उसमें आगे वाले वाक्य में शुड दिया हुआ है, तो शुड से पहले आपको लेस्ट का प्रयोग करना है। अगर लेस्ट दिया हुआ है तो बात कर रहा हूं मैं, अपनी तरफ से मत लगा देना। अच्छा, दिस इज द हाउस डेस माय फादर बिल्ट। अच्छा बिल्कुल सही बात है भाई। देखो यहाँ पे वेयर तो स्थान के लिए होता है और विच निर्जीव वस्तु के लिए होता है। अब बात करते हैं स्पेस से, घर है वो अपने पास स्पेस भी होता है कि वह कहाँ गया, अपने घर पे गया, तो स्थान हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, मैंने बताया ना कि अगर स्पेस से पहले नाउन दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है, स्पेस के बाद में भी नाउन दे रखी है, और ये नाउन अगर इसके साथ कुछ करे तो आपको हुम का प्रयोग करना होता है। लेकिन 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 अगर वो नाउन आपके पास क्या है, नॉन लिविंग हो, क्या हो, नॉन लिविंग हो, कोई जानवर हो, कोई नॉन लिविंग, तो घर आपके पास नॉन लिविंग है यानी निर्जीव वस्तु है, तो उसके लिए आपको हमेशा विच का प्रयोग करना होता है। नियम वही है, बस कंडीशन ये लागू हो गई है कि ये निर्जीव वस्तु, इसलिए निर्जीव वस्तुओं के लिए विच का प्रयोग होता है। अगर ये स्थान दिखाता है ना, देखो दिस इज द हाउस आई लिव। अब इस वाक्य में देखो ध्यान से, तो मैं अगर बताऊं ये दोनों में से कौन सा आएगा, तो यहाँ पे ये जो घर है वो स्थान दर्शा रहा है, ये वो घर है जहां मैं रहता हूं, तो यहाँ पे तो स्थान दर्शा रहा है, लेकिन यहाँ पे ये नॉन लिविंग वस्तु का काम कर रहा है, जिसके साथ दूसरी जो नाउन है वो कुछ कर रही है। क्या कर रही है? ये मेरे फादर ने बनाया है, तो इसका मतलब ये वस्तु हो गई। तो वस्तुओं के लिए अपन विच का, और स्थान के लिए यहाँ पे मैं वेयर का प्रयोग करूंगा। ये बात ध्यान से समझ लेना मेरी। अच्छा नेक्स्ट क्या है? ही इज डेस वीक डेस ही कैन नॉट वॉक। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कंफ्यूजन करने वाला प्रश्न है। अब बच्चे क्या करेंगे, ये जैसे ही ये देखा आप सो दैट कर दोगे तुरंत ही, बिल्कुल कर दोगे, और यहाँ पे तो सही भी है। लेकिन यही वाक्य मैं ऐसे लिख देता
कैसे लिख देते सर, ये लो मैं ये वाक्य ऐसे लिख देता हूँ रे, अरे चलो कोई बात नहीं है, वो देख बता दिया मैंने। ये वाक्य मैंने ऐसे लिख दिया, ही इज डेस वीक डेस वॉक, बस इतना कर दिया मैंने, यहाँ पे कर दिया ये। अब ये वाक्य और ये वाक्य दोनों का अर्थ सेम आता है, लेकिन दोनों में कंजक्शन अलग अलग आएंगे। अगर आपके पास ऐसा वाक्य दिया हुआ है, कमजोर है और उसके कारण कुछ कर नहीं सकता, और आगे वाला वाक्य कंप्लीट दिया हुआ है, तो आपको वहां पे किसका प्रयोग करना है, आपको वहां पे सो दैट का प्रयोग करना है। तो मैं यहां पे सो दैट कर देता हूं। लेकिन अगर आपके पास ऐसा वाक्य दिया हुआ और आगे केवल एक वर्ब दी हुई है, वर्ब और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट भी हो सकता है ना, ये ध्यान में रख लेना। अगर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो इसमें आपको केवल टू और टू का ही प्रयोग करना होता है। अब दोनों का अर्थ सेम निकलेगा, लेकिन दोनों में कंजक्शन अलग अलग आने वाले हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, नॉट ओनली डिड ही हेल्प मी डैश गिव मी मनी। अब इसमें बट आल्सो और एंड, ये तो बहुत ही सरल वाक्य है भाई। नॉट ओनली और इसके साथ ये जो कंजक्शन है वो क्या होता है, वो इस तरीके से होता है, नॉट ओनली। कल बच्चों से मैंने कुछ पूछा तो बच्चों ने बता ही नहीं पाया, ये होता है बट आल्सो। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्योंकि नॉट ओनली और बट आल्सो दोनों एक ही कंजक्शन है, ये कोरिलेटिव कंजक्शंस आते हैं जिनके बीच में खालिस्तान होता है। तो यहाँ पे आपको बट आल्सो का प्रयोग करना है, ध्यान में रखने वाली बात है। Scarcely had I reached the station a days the train started। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। मैंने बताया था scarcely के साथ आपको केवल वेन का प्रयोग करना होता है। किसका प्रयोग करना होता है, वेन का प्रयोग। अगर यहाँ पे scarcely दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे वेन का ही प्रयोग होगा, कोई दो राय नहीं है। अच्छा, वेट हियर डेस आई कम बैक, अनटिल और अनलेस, देखो मैं दोनों में अंतर बता देता हूं। जब तक कि नहीं, दोनों का एक अर्थ होता है, लेकिन ये टाइम दर्शाता है और ये आपको शर्त बताता है। ये क्या बताता है, ये शर्त बताता है, कंडीशन बताता है, यानी समय बताने के लिए आपको अनटिल का प्रयोग करना है। तो देखो वेट हियर, यहां पे इंतजार करो, आई कम बैक, मैं वापस आता हूं, तो इसका मतलब समय बता रहा है कि नहीं बता रहा है, समय बता रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा अनटिल। यानी कहने का मतलब है कि यहां पे इंतजार जब तक करो जब तक कि मन नहीं आ जाता। अब बात करें अनलेस का प्रयोग कैसे बताओगे, तो सर ठीक है, ये देखो यहां पे लिख दिया मैंने, यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास, मैंने ये बता दिया भाई। कहने का मतलब है कि कठिन मेहनत करो, यू कैन नॉट पास। तो जब तक कि तुम कठिन मेहनत नहीं करते हो, आगे वाला वाक्य निगेटिव है, अगर इसमें आपको ये दोनों बनने हो, इसमें ये दोनों बनने हो, तो फिर आप यहाँ पे अनलेस ही कर सकते हो, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये शर्त बता रहा है और यहाँ पे, अरे मैं क्या लिख देता हूँ भाई, चलो कोई बात नहीं है। हाँ, यहाँ पे तो ये क्या बता रहा है, शर्त बता रहा है, यहाँ पे समय बता रहा है। थोड़ी सी मेरी बात समझने की कोशिश करना प्यारो। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इफ डेस यू वर्क हार्ड यू विल पास। ये तो कर सकते हो, कंडीशनल वाक्य बनता है, कठिन मेहनत करते हो तो पास हो जाओगे, तो यहाँ पे केवल आप इफ का प्रयोग करोगे। ऑल दो का प्रयोग कहाँ पे होता है, ऑल दो का प्रयोग विरोधाभास बताने के लिए होता है। क्या होता है भाई, विरोधाभास बताया जाता होता है। विरोधाभास कैसे, जैसे कि वो गरीब है लेकिन खुश है ना, गरीब है लेकिन गाड़ी खरीद ली, वही बात है भाई यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्या है, नो सूनर डिड द टीचर इंटर द क्लास डेस द स्टूडेंट्स स्टूड अप। एक बात ध्यान में रखना भाई, नो सूनर देन के साथ दो देन होते हैं, एक तो ये देन होता है और एक ये देन होता है। तो नो सूनर देन के साथ, नो सूनर के साथ हमेशा इस देन का प्रयोग करते हैं, इस देन का प्रयोग करेंगे, तो ये रहा आपके पास, तो ये ध्यान में रखना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द मेन डेस कार वाज स्टोलन इज वेरी सैड हुज और हु। तो हु के बारे में तो मैंने बता दिया। अब यहाँ पे मैन है, व्यक्ति है, आप व्यक्ति देखते ही हु का प्रयोग कर दोगे, गलत। अब यहाँ पे एक नाउन है, यहाँ पे भी नाउन है, यहाँ पे भी नाउन है, लेकिन ये जो कार है उसके बारे में आपको या तो हुज भरना है या हु भरना है, और हु का प्रयोग तभी ही होगा जब स्पेस के बाद में वर्ब आएगी या अपने पास हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो ही भरा जाएगा। अब बात करें व्यक्ति जिसकी कार, इसका मतलब इस कार का इसके साथ क्या बताया जा रहा है, संबंध बताया जा रहा है, और संबंध बताए जाने के लिए आपको हुज का प्रयोग करना होता है, ये बात ध्यान में रखना।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? ऑल दो बता दिया भाई मैंने, ये पर्सन ऑल दो के साथ हमेशा यट का प्रयोग होता है। यट ये रहा, तो ये मैंने बहुत पहले समझा दिया है, तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, गिव मी डैश ए पेन पेंसिल इधर और सो एज, तो आप है ना, ये सो एज का प्रयोग तो तुलना के लिए होता है भाई, तो ये तो आप करोगे नहीं। इधर या तो आप मुझे एक पेन दो या आप मुझे एक कॉपी दो, तो इधर और हो जाएगा। पेन या पेंसिल की बात कर रहा है, कॉपी की बात नहीं कर रहा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कंबाइन द सेंटेंस करना है। कंबाइन करेंगे तो क्या है, सबसे पहले आपके सामने ऐसे कंजक्शन दिया हुआ होगा, कंजक्शन नहीं दिया हुआ है, और दूसरा दिशा निर्देश दिया हुआ है कि सिंपल बनाओ, कंपाउंड बनाओ, कॉम्प्लेक्स बनाओ, तो भी आपको इन्हीं का प्रयोग करते हुए बनाना है। लेकिन फिलहाल नॉट ओनली बट आल्सो दिया हुआ है। तो मैंने एक बात बताई थी, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के कम्युलेटिव कंजक्शंस में हम दो डिफरेंट थिंग को जोड़ते हैं, और अगर ऐसा अपने पास कोई स्पेस वाला दिया हुआ है कंजक्शन, क्या दिया हुआ है, अगर ऐसे स्पेस वाला दिया हुआ है तो इस स्पेस में आपको पहली डिफरेंट थिंग रखनी है, चाहे वो नाउन हो, चाहे प्रोनाउन हो, चाहे सब्जेक्ट हो, चाहे वर्ब हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो। तो अब बात करते हैं, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, शी इज वेरी काइंड। अब देखो इसमें डिफरेंट क्या है, ही इज वेरी और ही इज वेरी, ये दोनों सेम है। इंटेलिजेंट यानी कहने का मतलब एडजेक्टिव जो है ना वो भिन्न दिया हुआ है, तो आपको पहले डिफरेंट थिंग, चाहे वो कुछ भी हो, वो यहाँ पे रखनी है। तो पहली डिफरेंट थिंग है इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट है, इसका मतलब ये वाक्य आपको कंप्लीट लिखना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, ही इज वेरी, और इसके बाद में क्या आ जाएगा, ये इंटेलिजेंट यहाँ पे लिखेंगे तो ये नॉट ओनली पहले आएगा, तो नॉट ओनली ये मैंने लिख दिया। अब खालिस्तान में अपन पहले डिफरेंट थिंग लिख देंगे इंटेलिजेंट, तो मैंने यहाँ पे कर दिया इंटेलिजेंट, ये कर दिया भाई, इंटेलिजेंट देख लेना। और इसके बाद मैं लिख दूंगा बट आल्सो, बट आल्सो। अब इसमें जो सेम थिंग है वो तो लिखेंगे नहीं, और जो डिफरेंट है वो अपन इसके बाद में लिख देंगे, तो काइंड और कर देंगे और वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। बस इतना सा काम करना है। नेक्स्ट क्या है, रन फास्ट डैश फुल स्टॉप यू विल मिस द बस, अदरवाइज। अदरवाइज से मैंने बताया है भाई कि का जो परिणाम होगा उसके पहले या दोनों वाक्य के बीच में, यानी या तो ऐसा कर लो नहीं तो ऐसा हो जाएगा, के बीच में रखते हैं। तो या तो तुम क्या करो, रन फास्ट कर लो, अदरवाइज यू मिस द, अपने पास क्या है, बस मिस कर दोगे, तो यहाँ पे फुल स्टॉप के स्थान पे बस अदरवाइज का प्रयोग करना और कुछ भी नहीं करना है इसमें। तो अच्छा, ही रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, बट कहने का मतलब है कि आपको बट का प्रयोग विरोधाभास दिखाने के लिए होता है। तो भाई वो अपने पास स्टेशन पे तो पहुंच गया, लेकिन क्या है, ट्रेन लेफ्ट हो गई, ट्रेन तो चली गई थी, जा चुकी थी, तो यहाँ पे आपको बट का प्रयोग बीच में कर देना है, बस इतना सा ही करना है। यू मस्ट अपोलोजाइज डैश, मतलब फुल स्टॉप यू विल बी पनिश्ड, इधर और का प्रयोग करना है। अब अपने पास इधर और में मैंने बताया था कि ऐसा कंजक्शन हो तो उसमें खालिस्तान में पहली डिफरेंट थिंग लिखते हैं। अब डिफरेंट थिंग देखें तो देखो क्या है, यू मस्ट अपोलोजाइज यू विल बी पनिश्ड, दोनों ही चीज अलग अलग है, बस अपने पास सेम चीज क्या है, ये है और ये है, तो इसको छोड़ देंगे, बाकी सारी अपन जोड़ेंगे। तो अगर अपने पास देखें तो आपके पास ये जो पूरा वाक्य है ना, ये अलग हो गया है और ये अलग हो गया है। तो अपन क्या करेंगे, पहले इधर लिखेंगे क्योंकि डिफरेंट थिंग लिखनी है आपको खालिस्तान में। इधर यू मस्ट क्या है, यू मस्ट अपोलोजाइज, क्या है, अपोलोजाइज, ये हो जाता है, और इसके बाद में आपको और का प्रयोग करना है और दूसरा वाक्य कंप्लीट लिख देना है। तो दोनों जब वाक्य डिफरेंट दिए हुए हैं तो यू विल, वाक्य को अपन बीच में लिख देंगे, विल बी पनिश्ड हो जाएगा। बस इस तरीके से आपको अपना वाक्य कंप्लीट कर लेना है, ये बना सकते हो। अब अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्या है, दिया सी इज वेरी वीक सी कैन नॉट लिफ्ट दिस बैग, सो दैट से जोड़ना है। अभी थोड़ी देर पहले बताया है, क्या बताया है कि आपको जब सो दैट से वाक्य जोड़ने हो तो इसके खालिस्तान में एक एडजेक्टिव लिखा जाता है, यानी उस विशेषण को लिखते हैं जो विशेषता बताता है। तो देखो सी इज वेरी वीक, वो बहुत ही कमजोर है, तो ऐसे जो वीक है इसको तो अपन इस खालिस्तान में लिखेंगे, और ये जो वेरी है इसको हटा देंगे क्योंकि इसके स्थान पे अपन सो लिख देंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, बस इतना सा काम करना है, सी इज सो वीक दैट, ये देखो खालिस्तान में लिख दिया, और बाद वाला वाक्य कंप्लीट लिखना है, कुछ चेंज नहीं करना है। सी कैन नॉट लिफ्ट दिस बैग, बस इतना सा काम करना है, ये कर सकते हो। नेक्स्ट है, he did not come to school, he was feeling unwell because,
बिकॉज का प्रयोग हमेशा कारण के पहले होता है। तो देखो वह स्कूल नहीं आया भाई, अब इसका कारण क्या था, ही वॉज फीलिंग अनवेल, क्योंकि वो अस्वस्थ महसूस कर रहा था। तो ये जो कारण है ना, इस कारण के पहले आपको बिकॉज का प्रयोग कर देना है। तो इसके पहले करेंगे तो इसका मतलब एक दोनों के बीच में तो आएगा। इसके अगर मैं इसके पहले करूंगा तो ये वाक्य पहले लिखा जाएगा, तो ये वाक्य पहले लिखा जाएगा, तो मैं यहां पे कर देता हूं बिकॉज। अब इसके बाद नंबर 7 क्या है, इट वॉज ए हॉलीडे ऑल द शॉप्स वर क्लोज्ड, सो से जोड़ना है। सो का मतलब देखो परिणाम बताने के लिए होता है, यानी परिणाम वाले वाक्य के पहले करना है। बिकॉज का प्रयोग कारण वाले के पहले, और सो का मतलब परिणाम के लिए। तो देखो क्या, इट वॉज ए हॉलीडे, हॉलीडे था भाई। अब इसका परिणाम क्या हुआ, सारी दुकानें बंद थी, तो परिणाम यह है, तो परिणाम से पहले आपको सो का प्रयोग कर देना है। तो सीधी सी बात है, मैं इससे पहले करूंगा तो यहां पे ही करूंगा सो का प्रयोग, और वाक्य ऐसे कैसे जोड़ दूंगा, कुछ नहीं हटाना है। इसके बाद ही इज रिच, ही इज अनहैप्पी, ऑल्दो येट का प्रयोग वही बता देता हूं। ऑल्दो का प्रयोग आपको वाक्य के शुरू में करना है। अगर मैं वाक्य के शुरू में यहां पे कर रहा हूं तो मैं ऑल्दो यहां पे लिख देता हूं, ये लिख दिया, और येट है ना, इन दोनों के बीच में लिख दूंगा। बस इतना सा काम करना है, ये कर दोगे। इसके बाद में क्या है, क्वेश्चन ये समझ में आ रहा है ना, तो बता देना भाई, है ना। अगर नहीं आए तो बता देना है, अलग से क्लास अपलोड हो रखी है, इसमें 15 आ गए भाई। चलो, सीता इज अ गुड सिंगर, गीता इज अ गुड सिंगर, बोथ एंड से जोड़ना है। और बोथ एंड से जब अपन जोड़ते हैं, कम्युलेटिव कंजक्शन है, तो दो डिफरेंट थिंग जोड़ते हैं, और इस खाली स्थान में पहली डिफरेंट थिंग को रखते हैं। अगर मैं बात करूं सीता इज अ गुड सिंगर, गीता इज अ गुड सिंगर, तो इसमें डिफरेंट थिंग क्या है, सीता और गीता है। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, सीता लिखना है। तो यहाँ पे सीता लिखूंगा तो बोथ पहले लिखूंगा मैं, तो मैं यहाँ पे बोथ लिख देता हूँ, और यहाँ पे कर दिया मैंने सीता, और यहाँ पे मैंने कर दिया एंड, और एंड के बाद में दूसरी डिफरेंट थिंग वो लिख दूंगा। लेकिन एक छोटी सी समस्या हो जाती है, बोथ एंड से जब अपन वाक्य सब्जेक्ट जोड़ते हैं तो वो प्लूरल हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपके पास इज के स्थान पे आपको आर करना है। अगर यहाँ पे वाज होता तो वर्क कर देते। अब ये जो ए है ये हट जाएगा, क्यों हट जाएगा, क्योंकि गीता अकेली थी इसलिए, लेकिन अपन सीता और गीता को जोड़ दिए तो ये तो बहुवचन हो गई, बहुवचन हो गई तो ए हट जाएगा, और यहाँ पे गुड कर देंगे, और ये सिंगर जो है ना इसको बहुवचन बना देंगे, तो सिंगर्स हो जाएगा। ये वाक्य इस तरीके से बनाना होता है। अब ये बात आप वहां पे भी समझ सकते हो, और आगे भी समझा देंगे भाई। I went to the market, I wanted to buy some fruits and, कहने का मतलब है दोनों वाक्य भाई अलग अलग है, तो कोई बात नहीं, दोनों वाक्यों के बीच में एंड लगा दो। कम्युलेटिव कंजक्शन से अपन क्या करते हैं, दो डिफरेंट थिंग को जोड़ते हैं। क्या है, आई वेंट टू मार्केट एंड आई वांटेड टू बाय सम फ्रूट्स, मैं मार्केट गया और मैं कुछ फ्रूट खरीदना चाहता था। तो इस तरीके से बस ये तो बहुत ही सरल है, यानी कहने का मतलब डिफरेंट थिंग है, एंड से जोड़ना है, वाक्य डिफरेंट है तो वाक्यों के बीच में लगा दो, इस फुल स्टॉप के स्थान पे बाकी सारा सेम रह जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, यू वर्क हार्ड यू विल गेट गुड मार्क्स, इफ से दिया हुआ है, कंडीशनल वाक्य हो गया है, तो इसका प्रयोग उस वाक्य में नहीं करना है, उस वाक्य से पहले नहीं करना है जिस वाक्य में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो, इसके अलावा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हो, इस वाक्य के साथ इसका प्रयोग नहीं होता है। तो किसके साथ होगा, देखो इसमें विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब इफ का प्रयोग इस वाक्य के पहले होगा। इस वाक्य के अगर मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ इफ, तो बाद में यहाँ पे आपको कोमा लगा देनी है और वाक्य ऐसा कैसा लिख देना, बिल्कुल सही होने वाला है। इससे आसान तरीका और कौन बताएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 है पुलिस अराइव्ड द थीव्स रन अवे एज सून एज, का मतलब क्या है, कहाँ पे, एज सून एज का प्रयोग उस वाक्य से पहले होता है जो काम पहले होता है। अब जो काम पहले हुआ है वो क्या हुआ है, द पुलिस अराइव्ड, पुलिस पहुंची, द थीव्स रन अवे, इसका मतलब है पहले काम पुलिस के पहुंचने का हुआ है, और चोर का भागने का काम बाद में हुआ है, चोर भाग थोड़ी गए थे। तो पहले काम पुलिस का आने का हुआ है, तो एज सून एज का प्रयोग मैं पुलिस वाले इस वाक्य के पहले कर दूंगा, क्योंकि ये काम पहले हुआ, एज सून एज, एज सून एज द पुलिस अराइव्ड, द पुलिस अराइव्ड, और यहाँ पे लगा दूंगा मैं कोमा, और बाद वाला वाक्य कंप्लीट लिख दूंगा। इससे आसान कौन समझाएगा रे, कौन समझाएगा, कोई नहीं, देख लो। He is not a liar, he is not a thief, no neither nor से वाक्य जोड़ते समय एक बात ध्यान में रखनी है, क्या ध्यान में रखनी है, neither nor से हमेशा निगेटिव वाक्य को जोड़ा जाता है, पहले ध्यान में रख लेना।
अब नेगेटिव वाक्यों को जोड़ेंगे तो उसके नेगेटिव जो शब्द होते हैं उनको हटा देते हैं, नोट हटाएंगे। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ। देखो, ही इज नॉट अ लायर, वह झूठा नहीं है, वह चोर नहीं है, नीदर नोर से जोड़ना है, तरीका वही है। दो अपने पास दो डिफरेंट थिंग को, अलग अलग डिफरेंट थिंग जो होती है उनको रखते हैं, और इसमें अपन पहली जो भिन्न चीज होती है उसको रखेंगे। तो इसमें पहली डिफरेंट थिंग क्या है, ए लॉयर है, और यहाँ पे क्या है, ए थीफ है। तो इन दोनों को अपन क्या कर देंगे, इससे जोड़ देंगे, और इस खालिस्तान में आपको ये जो पहली डिफरेंट थिंग है वो रख देंगे। तो पहली डिफरेंट थिंग अगर वहां पे रखूंगा तो मैं लिखूंगा ही इज। अब ये जो नोट है, अब दो नेगेटिव वर्ड एक साथ नहीं आते हैं, तो मैं इस नोट को तो हटा दूंगा और नीदर यहां पे लिख दूंगा, नीदर ए लायर खालिस्तान में लिख दूंगा, और ये खालिस्तान हो जाएगा तो ए लायर, और इसके बाद में अपन क्या कर देंगे, नोर कर देंगे, और बाद वाले वाक्य का जो सेम है वो हटा देंगे और ए थीप लिख देंगे। बस इतना सा काम आप लोगों को करना है, और वाक्य आपका नीदर नोर से जुड़ जाएगा। इसका मतलब एक समस्या आएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में, उसके लिए मैंने क्लास में समझा रखा, वो देख लेना भाई। द सन सेट डेज वी रिटर्न होम। अब अपने पास एंड से जोड़ना है, और एक बात ध्यान से समझ लेना, अगर दोनों वाक्य अलग अलग हैं तो आपको दोनों वाक्यों के बीच में एंड का प्रयोग कर देना है और आपका वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, द सनसेट एंड वी रिटर्न होम। बस इतना सा काम करना है। अब इसमें अपने पास क्या है कि आपको इसका, चलो ये बाद में समझाऊंगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, अभी क्लास लंबी हो जाएगी। He was guilty, he was punished, therefore का प्रयोग जहां पे सो का प्रयोग किए हैं परिणाम बताने के लिए, वहीं पर अपन इसका प्रयोग करते हैं therefore का। तो परिणाम बताने के लिए, यानी परिणाम वाला जो वाक्य होता है उसके पहले therefore का प्रयोग करते हैं। तो क्या है, he was guilty, वह दोषी था, और परिणाम क्या हुआ भाई उसका, कि उसे पनिश सजा दी गई। तो इससे पहले अगर मैं therefore का प्रयोग करूंगा तो क्या हो जाएगा, he was guilty, therefore, बस मैंने यहाँ पे देख लो, बस therefore यहाँ बीच में लिखा है, he was punished, बस इतना सा काम आप लोगों को कर देना है और आपका वाक्य सही हो जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट बात करें तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 आएगा कंडीशनल से संबंधित, और कंडीशन की क्लास मैंने अपलोड कर रखी है, अगर वो देख ली है तो आप ये वाक्य बिल्कुल आसानी से करने वाले हो। तो क्या है, पहला वाक्य क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, वर्ब भरनी है। इफ आई डैश बी यू आई वुड एक्सेप्ट दिस जॉब ऑफर इमीडिएटली। मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, यदि आप लोगों को कंडीशनल की क्लास में क्या बताई थी कि अगर इफ वाला वाक्य अधूरा है तो दूसरा वाक्य कंप्लीट है, और अगर दूसरा वाला वाक्य अधूरा है तो इफ वाला वाक्य कंप्लीट है। एक दूसरे को अपन देख के बनाएंगे। चलो इसमें बात करें तो इफ वाला वाक्य अधूरा है और बाद वाला वाक्य कंप्लीट दिया, और बाद वाले वाक्य में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो इस वाक्य में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक बात और बताई थी मैंने, इमेजरी कंडीशन, कल्पनात्मक शर्त जिसमें बताई थी। तो अगर आपको कल्पनात्मक शर्त भरनी हो तो बी का आपको वर ही बनाना है, क्योंकि ये कोरी कल्पना होती है, बहुत बार समझा दिया है। इफ शी हैड स्टडीड हार्ड, अब इफ वाला वाक्य कंप्लीट है, बाद वाला वाक्य कंप्लीट करना है। तो इफ वाले वाक्य में अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब तीसरी कंडीशन है, और तीसरी कंडीशन में बाद वाले वाक्य को, यानी मुख्य वाक्य जो होता है उसमें अपन वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो जाती है अपने पास थर्ड कंडीशन। कौन सी, इनफुलफिलमेंट कंडीशन जिसको मैं कहता हूँ। ये अनलेस वाला है, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, कंडीशन में लागू होता है। अनलेस यू स्टार्ट नाउ यू विल नॉट फिनिश द वर्क, यानी अपने पास तरीका वही है भाई, कंडीशन है, बस यू विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है। ये नॉट नेगेटिव, वो तो मैंने बताया था कि नेगेटिव भी हो सकता है, इंटरोगेटिव भी हो सकता है, इंटरोगेटिव नेगेटिव भी। तो आपको देखना है विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, इसका मतलब अगर अपने पास मुख्य वाक्य में, यानी इफ के बिना वाला वाक्य, ये इफ वाला वाक्य ही है भाई, ये इफ के स्थान पे आया है, इफ वाला वाक्य वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा अगर अपने पास मुख्य वाक्य में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो अगर मैं इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाऊंगा तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य बनेगा, क्योंकि नेगेटिव नहीं बनेगा अनलेस पहले से दिया हुआ है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य कैसे बनता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे यस। अब इसमें ऐसे यस नहीं जुड़ा क्योंकि कर्ता बहुवचन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, वाटर डैश बॉयल इफ यू हीट इट 200 डिग्री सेल्सियस, यानी पानी उबलता है अगर आप इसे 100 डिग्री सेल्सियस पे उबालते हो। अब इसमें इफ वाला वाक्य बाद में दे दिया है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, और इफ वाला वाक्य अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का कौन सा है, जीरो कंडीशन वाला लागू नियम हो रहा है भाई। अपन पानी को ऐसा गर्म करते हैं तो उबलता है, डेफिनेट है,
जीरो कंडीशन लागू होती है, तो दोनों वाक्य आपके पास क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनते हैं। ये जीरो कंडीशन वाली जो नियम आपको अवश्य समझना है, ये मैं यहाँ पे नहीं, बाद में समझाऊंगा, क्योंकि अभी यहाँ पे अपना पेपर बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट डैश हैपन इफ द अर्थ स्टॉप्ड रोटेटिंग, यानी कहने का मतलब अगर क्या होता अगर पृथ्वी घूमना बंद कर देती। तो देखो जाहिर सी बात है, इफ वाला वाक्य जो है वो पास्ट, इसमें अपने पास वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है। अगर इफ वाले वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है तो दूसरी कंडीशन होती है, और दूसरी कंडीशन में जो दूसरा वाक्य होता है, जो मुख्य वाक्य होता है, इसमें वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बना देते हैं, तो ये हो जाता है वुड हैपन, ये होगा। अगर मैं बात करूं इसकी, इफ आई डेस हैव इनफ मनी आई वुड हैव बोट दैट बंगलो लास्ट ईयर। अब बात करें इसमें, इफ वाला वाक्य अधूरा दिया हुआ है, बाद वाले वाक्य में वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, इसका मतलब तीसरी कंडीशन है, और तीसरी कंडीशन में इफ वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट में बनता है। और पास्ट परफेक्ट कब बनता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब मैं यहाँ पे हैड तो लगा दिया, अब हैव की थर्ड फॉर्म होती है हैड, तो यहाँ पे ये हैड सही है, याद रखना। इसके बाद है इफ ही डेस कम टू मी आई विल हेल्प, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब पहली कंडीशन, और पहली कंडीशन में इफ वाला वाक्य प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनता है, और सिंपल वाक्य है कब बनता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस एस लगाएंगे, तो कर्ता एकवचन होने पे वर्ब में एस एस जुड़ता है, तो इफ ही कम्स टू मी आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इफ द वेदर डेज बी फाइन टुमारो वी विल गो टू, यानी विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, तो इफ वाला वाक्य आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, लेकिन यहाँ पे आपके पास बी वर्ब दे रखी है, और बी वर्ब को आपको इज एम आर वाज वर्ब में करना है, लेकिन अपने पास इमेजरी कंडीशन में केवल वर्ब का प्रयोग होता है। और यहाँ पे जब अपन ये अपने को पता चल गया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट में बनेगा, तो बी के लिए प्रेजेंट की फॉर्म मैंने बता रखी है इज एम आर, और वेदर है तो वेदर के लिए अपन इज का प्रयोग करेंगे। इस तरीके से आपको अपनी कंडीशन कर देनी है। इफ द डेज इनवाइट मी आई वुड डेफिनेटली अटेंड, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, तो इसका मतलब इफ वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, और पास्ट इंडेफिनिट कब बनता है, ये सिंपल वाक्य है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो बनता है। ये जो हेड है ये वाक्य थोड़ा कंफ्यूजन करने वाला है। अगर ये हेड दिया हुआ है, इसका मतलब ये इफ के स्थान पे लिखा जाता है। ये वो नियम है जो बहुत कम बच्चे जानते हैं, नहीं जानते हैं, इस नियम में आपको नहीं जाना है। अगर ऐसे हेड दिया हुआ है तो ये इफ वाला वाक्य, भाई इफ वाला वाक्य रहेगा, ये ध्यान में रखना। और ये हैड अपने पास हेल्पिंग वर्ब की भी भूमिका निभाता है, तो हैड ही नोन, ये देखो वर्ब के साथ ये हेल्पिंग वर्ब हो गई और ये थर्ड फॉर्म हो गई। तो ये जो यहाँ पे हैड है ये दो काम कर रहा है, एक तो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है और एक आपके पास इफ का काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे हैड को हटाकर यहाँ पे लिख देता, यहाँ पे तो हैड कर देता, ही के बाद में ही हैड, और यहाँ पे मैं इफ कर देता, तो दोनों का अर्थ सेम रहता है, कोई गलत नहीं है इसमें। लेकिन फिलहाल आपके पास हैड दिया हुआ है और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी इफ वाला वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट में है, तो विदाउट इफ वाला वाक्य यानी मेन क्लोज है उसमें आपको वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी पड़ेगी। तो ये हो जाता है आपके पास कंडीशनल वाक्य, यानी अपने पास जो ग्रामर सेक्शन है उसके लगभग जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना एग्जाम में, वो सारे मैंने यहाँ पे हल करवा दिए हैं। अब इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, गारंटेड है। इसीलिए मैंने कहा ना अंतिम प्रहार वाला पेपर है और अंतिम प्रहार की क्लास अपनी बाकी है। क्यों कहते हैं ना, बोले ये तो ट्रेलर था, है ना, ये तो ट्रेलर था, अभी अपने पास क्या है, पूरा तांडव बाकी है ना, अपन लेके आएंगे भाई। और ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, ये आपके पास क्या है, सीन पेसेज होने वाला है, पैराग्राफ आपकी टेक्स्ट बुक से आने वाला है, फर्स्ट फ्लाइट से, फर्स्ट फ्लाइट नहीं रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, फ्लेमिंगो, फर्स्ट फ्लाइट तो 10th क्लास में है, उससे आने वाला है। तो ये पैराग्राफ की क्लास मैंने अलग से अपलोड भी कर रखी है, ये देख लेना भैया आप लोग। अब ये क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करें तो आपके पास फ्लेमिंगो का एक क्वेश्चन होता है, अपने पास 60 शब्दों में देना है और 2 में से 1 करना है। लेकिन मैंने प्रश्न बहुत बना दिए हैं, 4 जो पेपर बहुत होते हैं। चलो, डिस्क्राइब द इवेंट विच चेंज द पेडलर्स वे। अच्छा, उस एपिसोड को अपने को वर्णित करना है, उस घटना को बताना है जो पेडलर यानी द रेड ट्रिप वाले लेसन से लिया गया है, वो उसका जीवन बदल जाता है। कैसे बदलता है, वो जो अपने पास एडला विल्मनसन होती है, वो जब उसके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करती है, स्नेह पूर्वक जो व्यवहार करती है, उसके कारण उसका जीवन परिवर्तन हो जाता है।
तो देखो, द पेडलर वाज ए पुअर मैन, पेडलर एक गरीब आदमी था। ही डिड नॉट अर्न मच मनी बाय सेलिंग रेड टेप्स, अपने पैसे नहीं कमा पाता था। सो एट टाइम्स ही यूज्ड टू स्टील, इसलिए उसे कभी कभी चोरी करनी पड़ती थी। ही वाज नेवर वेलकम्ड एनीवेयर, उसको कहीं पे अपने पास क्या है स्वागत नहीं किया जाता। सो he had developed a kind of the aversion for the people around him, इसलिए वो एक प्रकार का वो प्रतिकूल अपने दिमाग में इकट्ठा कर लेता है मन में। he did not care for them, वो उनकी परवाह नहीं करता। that is why he paid little attention to the good treatment that he received from the crofter, इसीलिए वो जो क्रॉफ्टर ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था उसकी तरफ भी ध्यान नहीं देता है। When he was mistaken for a captain, जब उसको कैप्टन के भांति से गलत समझ लिया जाता है, he made use of the situation, but finally when he came to the contact with the iron master's daughter, his sensibilities got stirred. For the first time he realized that the world was not so bad and that there were some agreeable faces also which anyone could rely on. His meeting with Edla made him change his ways, यानी एडला के साथ उसकी जो मीटिंग थी वो उसके जीवन को परिवर्तित कर देती है। ये हो जाता है भाई इसका आंसर, और ये नहीं है तो मैंने अलग से भी अपलोड कर रखी है क्लास, उसमें देख सकते हो भाई क्या दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करते हैं इसके बारे में। व्हाट वाज द डिस्टिंक्टिंग अबाउट इकोज एकेडमिक राइटिंग स्टाइल। अच्छा, अपने पास जो इको यानी अम्बर्टो इको थे, उनकी जो राइटिंग स्टाइल थी वो अलग कैसे थी, अपने पास उसके क्या बिंदु थे वो बात करते हैं। देखो, अम्बर्टो इको रिवील्स द सीक्रेट ऑफ हिज वर्किंग स्टाइल ऑफ मुकुंद, यानी मुकुंद को वो बताता है अपनी लेखन कार्य की जो रहस्य है। ही टॉक्स ऑफ द एम्प्टी स्पेसेस द यूनिवर्स, यानी वो अपने पास ब्रह्मांड में जो खाली स्थान होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं, उनकी बात करता है। He says just as three there are empty spaces in the universe, जैसे वो कहता है कि जैसे अपने ब्रह्मांड में खाली स्थान है, there same we have empty spaces in our life, उसी प्रकार इन आउट लाइव्स, यानी कहने का मतलब उसी प्रकार से हमारे जीवन के बाहर भी खाली स्थान हैं भाई बहुत सारे। ही कॉल्स देम इंटरस्टेसेज, यानी वो उसको रिक्तियां कहता है। इंटरस्टेसेज का मतलब रिक्तियां होता है, ऑफ इंटरवल्स। इसके बाद ही गिव्स एन एग्जांपल व्हेन अ मैन कम्स अप बाय एन एलिवेटर फ्रॉम फर्स्ट फ्लोर टू द थर्ड फ्लोर टू मीट हिम। वो उदाहरण देके समझाता है कि जब कोई व्यक्ति फर्स्ट फ्लोर से तीसरे फ्लोर तक अपने पास लिफ्ट का प्रयोग करते हुए आता है, ही हैज एम्प्टी और फ्री टाइम टू राइट, यानी वो उस समय फ्री होता है, लिखने का समय होता है। ही यूटिलाइजेस दीज इंटरस्टेसेज, वो ऐसी इंटरस्टेसेज को यूज करता है अपने पास इंटरवल्स फॉर दर हिज क्रिएटिव वर्क, अपने क्रिएटिव सृजनात्मक कार्यों के लिए। दिस इज द सीक्रेट दैट ही इज एबल टू डू सो मच वर्क, और यही उसका रहस्य है कि वो इतना काम करने में सफल हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 है, उसमें आपके पास 2 प्रश्न आने वाले हैं, 2-2 नंबर के होने वाले हैं, और ये भी हमने बहुत सारे कर लिए हैं भाई। व्हाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स डिस्पाइज बीइंग इंटरव्यूड, यानी ज्यादातर अपने पास जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो इंटरव्यू देने से क्यों मना करते हैं। देखो, सम सेलिब्रिटीज डिस्पाइज द इंटरव्यूज एज एन अनवारंटेड इंटरप्शन इनटू देयर लाइव्स और फील व्हाट इट समहाउ डिमिनिशेस देम, यानी वो ये मानते हैं कि ये बिल्कुल ना ही चाहते हुए भी उनके जीवन में दखल है और वो उनके जीवन को कम कर देता है, इसलिए। वाई वॉज सोफी जेलस ऑफ जोफ्स साइलेंस, ऐसा सोफी अपने भाई की जो जोफ था उसकी चुप्पी से जेलस क्यों थी। देखो, जोफ वाज सोफीज ब्रदर, जोफ वो सोफी का ब्रदर था। ही स्पोक्स वेरी लिटिल, बहुत कम बोलता था। सोफी वाज जेलस ऑफ जोफ्स साइलेंस बिकॉज व्हेन ही वाजंट स्पीकिंग, क्योंकि वो मानती थी कि जब वो नहीं बात कर रहा होता है, इट वाज एज इफ ही वर, देखो यहाँ पे वर क्यों आया है, गलत नहीं है, सही है। अवे समवेयर आउट ऑफ देयर इन द वर्ल्ड इन दोज प्लेसेस शी हैड नेवर बीन, यानी कहने का मतलब जो चुप रहता है तो वो अपने मन में उन स्थानों पे होता है जहाँ पे सोफी कभी नहीं गई थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 वो एक्सप्लेनेशन होने वाली है, और एक्सप्लेनेशन करने का तरीका मैंने बहुत ही आसानी से समझा दिया भाई, बहुत ही आसानी से समझाया है और हर तरीके से समझा दिया है। अब देखो, व्हेन आंट इज डेड, ये कौन से है, आंट जेनिफर्स टाइगर से स्टंजा है, ये स्टंजा आप देख लेना है, और इसके बाद में करने का तरीका यही है, उस स्टंजा की 2 शब्द लिखने हैं, आपने 4 लिख दिए सर, कोई बात नहीं, आप 4 लिख देना, डैश करते डॉट करते हुए लास्ट के 2 शब्द लिख देने हैं। उसके नीचे आपको रेफरेंस लिखनी है। रेफरेंस में आप क्या लिखते हो, मैंने बहुत बार समझा दिया है, उस कविता का नाम लिखना होता है जिससे वो स्टंजा लिया गया होता है, और उस कवि का नाम लिखते हैं जिसने वो कविता लिखी है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर, दिस पोएम वाज कंपोज्ड बाय एड्रिन रीच,
ये अपने पास इसके द्वारा रची गई है। और उसके बाद इसके नीचे आपको कॉन्टेक्स्ट लिखना है, और कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखते हैं, उस पोएम के बारे में लिखते हैं जिस पोएम से वो स्टंजा लिया गया है। तो ये जो अपने पास स्टंजा है, ये जो कॉन्टेक्स्ट है वो थोड़ा गलत हो गया है, ये अपने पास रोड साइड स्टैंड से हो गया, इसको हटा देते हैं। ये आप मेरे उस दूसरी पोएम में या पोएम वाली क्लास में देख लेना कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पे बताने बैठेंगे लंबी हो जाएगी क्लास। एक्सप्लेनेशन में आपको जो स्टंजा दिया गया है उसको एक्सप्लेन करना होता है। देखो, आंट जेनिफर विल नॉट बी फ्री फ्रॉम अ फियर इवन आफ्टर हर डेथ, यानी कहने का मतलब इस स्टंजा में ये बात बताई गई है कि आंट जेनिफर है वो मृत्यु के बाद भी डर से मुक्त नहीं होगी। हार्ड एंड द अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ हर पास्ट मैरिड लाइफ विल नॉट लिव हर इवन आफ्टर हर डेथ, यानी कहने का मतलब जो जीवन बीत गया है उसका जो बीता जीवन है, शादी के जितने दुख थे वो अपने पास मरने के बाद भी कम नहीं होने वाले हैं। देयर साइंस विल स्टिल बी सीन ऑन हर ओल्ड फिंगर्स, ये उनकी वृद्ध जो उंगलियां हैं उन पे अभी भी देखने को मिलता है। बट द टाइगर सी हैड मेड इन द पैनल विल गो ऑन जंपिंग अहेड, लेकिन जो टाइगर उसने बनाए हैं वो टाइगर बिल्कुल वैसे जंपिंग करते रहेंगे, प्राउड घमंड में रहेंगे, अनअफ्रेड बिना डरे रहेंगे। आंट जेनिफर विल नॉट लिव इन दिस वर्ल्ड, वो ये इस दुनिया में नहीं रहेगी, बट her art and the tigers that she created in the panel will go on jumping so as ever, यानी लेकिन जो टाइगर उसने बनाए हैं वो हमेशा उछल कूद करते रहेंगे। और क्रिटिकल नोट की बात करें तो आप ये दोनों पंक्तियां इसमें लिख सकते हो, स्टंजा कोई भी आए, 3 स्टंजा है, तीनों में से कोई भी स्टंजा आ जाए, आपको 3 चीजें सेम लिखनी है। The poetess has great wisdom to show the women's condition through art, और the poet uses simile and metaphors for the increasing poet's beauty of the poem, ये हो जाते हैं अपने पास इसकी। यानी कहने का मतलब पोइट्री में क्या क्या सेम लिखना होता है, आपको रेफरेंस सेम लिखना होता है, कॉन्टेक्स्ट सेम लिखना होता है, और क्रिटिकल नोट आपको चेंज केवल यहाँ पे करना होता है, इतना सा चेंज कर दो, आपका जो पोइट्री सेक्शन है यानी व्याख्या वो सही होने वाली है। इसके बाद ये दूसरी है भाई, ये देख लेना आप लोग, है ना, क्या दिया हुआ है, सच द सन एंड द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग एसेडी बोन, अच्छा वो अपने पास क्या है, थिंग ऑफ ब्यूटी से लिया गया है। तो देख लो थिंग ऑफ ब्यूटी से मैंने ये स्टंजा लिखा है यहाँ पे, और इसमें देखो सच द और डेस करते हुए रोज ब्लूम्स, ये मैंने लास्ट के 2 शब्द यहाँ पे लिख दिए हैं। इसके नीचे आपको रेफरेंस करना है, और रेफरेंस की बात करें तो क्या लिखोगे, रेफरेंस में वही लिखोगे कविता का नाम कहाँ से लिया गया है और उस कवि का नाम। तो क्या देखो, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी, दिस पोएम वाज कंपोज्ड बाय कीट्स, ही वाज अ वेरी फेमस नेचर पोएट, लिखाया हुआ मेरा। और कॉन्टेक्स्ट भी आपको याद कर लेना है, और इसके नीचे आपको क्या कर देना है, एक्सप्लेनेशन कर देनी है। ये रही आपके पास एक्सप्लेनेशन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैंने करवा भी रखी है, कर सकते हो। और ये क्रिटिकल नोट हो जाता है, क्रिटिकल नोट भी दोनों सेम है। अब बात करते हैं थिंग ऑफ ब्यूटी से, वो स्टंजा नहीं है जो मैंने यहाँ पे करवा दिया। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये 3 चीजें तो सेम है, ये सेम रखना है, ये सेम रखना है, तो ये तो हो गया। अब अगर आप ये इतना लिख देते हो और ये एक्सप्लेनेशन में थोड़ी कमी हो जाती है और ये लिख देते हो, तो भी आपके 3 नंबर है वो मिलने वाले हैं 4 में से। तो अब ये बात मेरी दिमाग में रख लेना, ये नंबर लाने का एक तरीका होता है। अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो ये पोइट्री से होने वाला है, पोइट्री का क्वेश्चन होने वाला है, और पोइट्री का क्वेश्चन क्या है, एक करना है, 60 शब्दों का है। तो देखो, व्हाट डज द पोएट सी हैपनिंग आउटसाइड, अच्छा कवित्री क्या देखती है बाहर जो घटित हो रहा होता है, तो ये अपने पास माई मदर एट 66 से लिया गया है। द थॉट ऑफ द एजिंग मदर एट 66 ऑक्यूपीज हर माइंड, यानी कहने का मतलब जब वो अपनी माँ के बारे में सोच रही होती है कि वो उसकी माँ 66 साल की हो गई है, वृद्ध हो रही है, तो उसका मन भर जाता है, और उस मन से को बहलाने के लिए वो बाहर देखती है। तो क्या देखती है, हर पेल एंड एसन कोप से लुकिंग फेस, वो उसका जो बिल्कुल ऐसे मृत शरीर से जो चेहरा मिलता था उसको देखते हुए, टू हर माइंड सी द पिक्चर ऑफ द डीके एंड द डेथ, वो क्या है, शरण का और मृत्यु का दृश्य देखती है कि क्या होगा, उसकी माँ उसको छोड़ के जाने वाली है। द पोएट नीड्स ए डाइवर्जन एंड लुक्स आउटसाइड, और इसलिए वो अपना ध्यान को भटकाना चाहती है और इसीलिए वो बाहर देखती है। आउटसाइड सी वॉचेज यंग ट्रीज, बाहर देखती है वो छोटे पेड़ जो है ना वो भाग रहे हैं। द स्पीड्स पास्ट देम, वो उनके पीछे भाग रहे हैं। अपीयर एज इफ दे वर स्प्रिंटिंग, ऐसा लगा जैसे कि वो तेज दौड़ते हुए जा रहे हैं। Then she sees gay and happy children making merry as they move out of their होम से भाई, है ना, और बाद में वो उन बच्चों को देखती है जो हंसी खुशी के साथ अपने घरों से बाहर निकलते हैं हंसते खेलते हुए। तो ये अपने पास दृश्य क्या दिखाता है कि समय है वो बहुत तेज गति से भाग रहा है और जो खुशियां है वो कुछ ही समय की होती है।
इसके अथवा में वाई डज रॉबर्ट फ्रॉस्ट सिंपैथाइज विथ द रूरल पीपल। अच्छा, अपने पास रोड साइड स्टैंड में रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, वो उन लोगों के साथ क्यों सिंपैथी दिखाता है, सहानुभूति दिखाता है। देखो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट सिंपैथाइज्ड विथ द रूरल पीपल बिकॉज ही आइडेंटिफाइड विथ देम, यानी कहने का मतलब वो उनसे परिचित होता है इसलिए भाई। ही कुड नॉट सी दिस इकोनॉमिक डिवाइड, वो ये जो आर्थिक अपने पास डिवाइड है, अंतर, उनको नहीं महसूस कर सकता है, मतलब सहन नहीं कर सकता बिटवीन द रिच एंड द पुअर, अमीर और गरीब के बीच अंतर नहीं देखता है। ही कुड नॉट सी द सफरिंग ऑफ द रूरल पुअर, और वह गरीबों की जो दुर्दशा है उसको नहीं देख सकता है। हु कीप्स वेटिंग फॉर सम काइंड ऑफ द फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम द सिटी ब्रेदरन। सिटी ब्रेदरन का मतलब ब्रदर का बहुवचन भी होता है। ब्रेदरन बहुवचन क्यों होता है, क्योंकि भाई जो अपनी सगी माँ से नहीं होता वो होता ब्रेदरन, तो वो अपने भाइयों का इंतजार करते हैं कि वो उनसे सामान खरीदें। क्वेश्चन नंबर 15 भी पोइट्री से होने वाला है, दो अंक के क्या है, 2 प्रश्न होने वाले हैं। वाई इज पेब्लो नेरूदा अगेंस्ट द टोटल इनएक्टिविटी। अच्छा, पेब्लो नेरूदा टोटल इनएक्टिविटी के खिलाफ क्यों है। देखो यहाँ पे नो मत करना भाई, जब ये प्रश्न ऐसा होता हो, अपनी टेक्स्ट बुक में ऐसे है कि इज द पेब्लो इज द नहीं आएगा, इज पेब्लो नेरूदा अगेंस्ट टोटल इनएक्टिविटी, ये इस तरीके से था प्रश्न अपनी बुक में, इसलिए वहां पे जब हेल्पिंग वर्ब से होता है तब यस और नो में देते हैं, लेकिन वाई से तो अपन इसको छोड़ देते हैं। द पोएट डज नॉट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी एंड दैट बिकॉज लाइफ इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस, वो टोटल इनएक्टिविटी के बारे में समर्थक नहीं है, क्योंकि जीवन है वो चलने की प्रक्रिया है। टोटल इनएक्टिविटी विल ओनली ब्रिंग लाइफ टू ए हाल्ट, यानी कहने का मतलब टोटल इनएक्टिविटी है जीवन को रोक देती है, विच इज वेरी अनरियलिस्टिक, जो कि अवास्तविक है। इसके बाद व्हाट विल हैपन टू द आंट जेनिफर्स टाइगर व्हेन शी इज डेड, क्या घटित होगा टाइगर्स के साथ जब अगर चाची मर जाएगी। तो आंट जेनिफर्स टाइगर्स विल सर्वाइव हियर है यहाँ पे, है ना, हर नहीं है, हियर यानी वो टाइगर यहाँ पे जिंदा रहेंगे। द टाइगर्स इन द पेनल दैट शी मेड विथ हर हैंड्स विल स्टिल रिमेन ही देयर, यानी कहने का मतलब वो वहाँ वहीं पे रहेंगे जब चाची चली जाएगी। दे विल गो ऑन प्रेंसिंग, वो उछल कूद करते रहेंगे, घमंड में रहेंगे, अनअफ्रेड, बिना डरे रहेंगे। सी विल डाई बट द क्रिएटर्स सर्वाइव, क्रिएशन सर्वाइव, यानी कहने का मतलब वो तो चली जाएगी लेकिन जो उसकी रचना है वो जिंदा रहेगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है वो अपने पास विस्टस से होने वाला है। विस्टस की बात करें तो अपने पास ये जो 16 नंबर का क्वेश्चन है, एक करना है, 60 अंक का होने वाला है, 60 अंक नहीं रहे, 60 शब्दों का। द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ insecurity, fear, war, worry and stress. What are the ways in which we attempt to overcome, ये जो प्रश्न है वो किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। देखो, पीपल अडॉप्ट डिफरेंट वेज टू एस्केप द पेनफुल रियलिटीज ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, यानी आधुनिकता की जो वास्तविकता है कष्टों से भरी, उससे बचने के लिए कई तरीके के रास्ते अपनाते हैं। दे कैन डू सो बाय फॉरगेटिंग ऑल दैट इज अराउंड देम एंड बाय लॉजिंग देमसेल्व्स इन देयर ओवन इमेजिनेशन, यानी कहने का मतलब अपनी कल्पनाओं में खो जाते हैं, आसपास की चीज़ों को भूल जाते हैं। दे कैन सिट डाउन एंड सो सम क्रिएटिव राइटिंग, कुछ लेखन कार्य कर सकते हैं। और देयर आर वेरी सिंपल वेज लाइक गोइंग फॉर ए पिकनिक पे जा सकते हैं, एंड सम मूवीज, कोई मूवीज पे जा सकते हैं। दे कैन डाइवर्ट देयर माइंड टू सम हॉबी लाइक गार्डनिंग, पेंटिंग एक्सेट्रा, यानी कुछ लोग हैं वो अपने गार्डनिंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं भाई। इसके अलावा देर आर सम हु रिसोर्ट टू ड्रिंक एंड ड्रग्स टू फॉरगेट देयर ड्राइव, कुछ लोग अपने वरीज है भाई, है ना, कुछ लोग शराब नशे के आदी हो जाते हैं। बट दिस इज एन अनडिजायरेबल वे ऑफ एस्केप, लेकिन ये बचने का एक अनडिजायरेबल रास्ता है, यानी जो रास्ता अच्छा नहीं है। इसके बाद है हाउ डिड द 100th टाइगर टेक इट्स रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग, ये अपने पास पहले आ चुका है प्रश्न, इसको मैंने वहां पे भी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ये देख लेना भाई। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो क्या है आंसर, ये भी अपने पास विस्टस से, अपने पास क्या विस्टस से होने वाला है, तो क्या है व्हाट आर द इंडिकेशन ऑफ द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड, यानी ह्यूमन काइंड के भविष्य के बारे में क्या संकेत है। तो ये अपने पास क्या है, रैपिड ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड लिमिटेड रिसोर्सेज एक्सर्ट प्रेशर ऑफ लैंड, यानी कहने का मतलब जनसंख्या बढ़ रही है, संसाधन घट रहे हैं, ये दबाव दे रहे हैं अपने भूमि पर। बर्निंग ऑफ फॉसिल्स फ्यूल्स हैज ओनली हेल्प इन द इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर,
और औसतन तापमान में वृद्धि हो रही है, मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स और जो बर्फ पिघल रही है, डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर और ओजोन परत में जो क्षरण हो रहा है ओजोन परत का, एंड ग्लोबल वार्मिंग आर द रियल एंड द इमीडिएट डेंजर्स फॉर मैनकाइंड, यानी ये अपने पास बढ़ते खतरे हैं इंसानों के लिए। दे विल अफेक्ट द लाइव्स ऑफ ऑल द मैरीन एनिमल्स एंड द बर्ड्स ऑफ द रेन, यानी कहने का मतलब वो समुद्री जीव जंतुओं का भी जीवन में प्रभावित करते हैं। इसके बाद में बात करें इसके क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, क्या है, व्हाई डिड सर्वेंट लिव डॉक्टर सदाओज हाउस, सदाओ का घर क्यों छोड़ा नौकरों ने, क्योंकि वो उस फौजी का इलाज कर रहा था, अरे उसे सैनिक का कार्य। जापान वाज एट वॉर विथ अमेरिका, यानी जापान वो अमेरिका से युद्ध पे था। डॉक्टर सदाओ वाज नर्सिंग ए वाउंडेड अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वार, और सदाओ क्या कर रहा था, एक अमेरिका के जो कैदी था, अमेरिका का जो सैनिक कैदी था उसका इलाज कर रहा था। द सर्वेंट डिडेंट लाइक डॉक्टर सदाओज जनरसिटी, और नौकर है वो नहीं चाहते, पसंद नहीं किया भाई उसकी उन डॉक्टर की उदारता। ही वॉज ट्राइंग टू सेव ए वाइट अमेरिकन, वो एक अमेरिकन को बचाने की कोशिश कर रहा था। ही वॉज गिविंग ए न्यू लीज ऑफ लाइफ, वो एक नया जीवन दे रहा था उसको। दे कंसिडर्ड डॉक्टर सदाओ वर्क एज एन एक्ट ऑफ द ट्रेचरी, और उन्होंने ये सोचा कि ये तो डॉक्टर सदाओ का धोखेबाजी का काम हो गया। हेंस देयर पेट्रियोटिक फीलिंग मेड देम लीव डॉक्टर सदाओज हाउस, और इसलिए उनकी जो देशभक्ति की भावना थी वो उनको घर छोड़ने के लिए मजबूर कर देती है। अब क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो आपके पास क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है, और ऑब्जेक्टिव टाइप मैंने बहुत करवा दिए भाई, बहुत ज़्यादा करवा दी हैं। चलो, सेम्स लेटर टू चार्ली वाज फाउंड अमोंग हिज, यानी कहने का मतलब चार्ली को अपने जो सेम का लेटर था चार्ली को कहाँ मिला था, तो ग्रैंडफादर्स फर्स्ट डे कवर स्टाम्प कलेक्शन एल्बम सीक्रेट ड्रावर, तो वो अपने पास दादाजी के फर्स्ट डे कवर देख रहा था एक दिन, है ना, पुराने जमाने में, तो वहाँ पे उनके साथ मिलता है। इसके बाद में बात करें क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, व्हाट वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट हर्डल इन द किंग्स क्वेस्ट टू किल 100th टाइगर, द टाइगर्स बिकेम एक्सटिंक्ट इन द प्रतिबंधपुरम, द ब्रिटिश हाई ऑफिसर वांटेड टू हंट, द किंग लॉस्ट हिज आईसाइट, बोथ ए और बी, ये दोनों भाई अपने पास समस्या आई थी, ये नहीं आई थी, है ना, उसके समस्या में ये आए थे, दोनों आए थे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सुपर कॉन्टिनेंट दैट एग्जिस्टेड 650 मिलियन ईयर्स एगो, तो उसका नाम गोंडवाना था। क्या था भाई, गोंडवाना था, जो अपने पास 650 मिलियन साल पहले अस्तित्व में था। Why did the general not send the assassins to kill the American soldier? अच्छा, उसने जनरल ने हत्यारे नहीं भेजे थे, क्यों क्योंकि वो भूल गया था भाई। He forgot due to his own illness, उसने डॉक्टर से कहा भी था भाई मैं भूल गया था अपनी बीमारी के चक्कर में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इन थर्ड लेवल, वाई डिड चार्ली वांट टू गो टू गेल्सबर्ग, अच्छा गेल्सबर्ग क्यों जाना चाहता है चार्ली, वो क्या, टू स्केप द वॉर रिडन वर्ल्ड, बिल्कुल बस दुनिया में वो जो अपने पास वर्ल्ड वॉर हुआ था उसकी जो समस्याएं थी उनसे बचने के लिए। व्हाट इज द कार्बन रिकॉर्ड मेंशन इन द अंटार्कटिका, अच्छा व्हाट इज द कार्बन रिकॉर्ड मेंशन, अच्छा कार्बन किस में रिकॉर्डेड है, तो वो अपने पास क्या है, अपने पास आइस लेयर्स में है, क्या है, लेयर्स ऑफ आइस, ये रहा, लेयर्स ऑफ आइस में अपने पास रिकॉर्डेड है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, जितकला सा फेल्ट सी वाज लाइक वन ऑफ द डेस ड्राइवन बाय द हेडर, तो वो क्या है, उसने क्या सोचा, उसने सोचा कि वो तो एक भेड़ बन गई है जो गडरिये के द्वारा हाँकी जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है, वाई वॉज डॉक्टर सदाओ, है ना, वाई क्या हो गया है, हाँ, वाई वॉज डॉक्टर सदाओ नॉट सेंट अब्रॉड विथ द जापानीज ट्रूप्स, ऐसा उसको जापानीज ट्रूप के साथ क्यों नहीं भेजा, क्योंकि जनरल खुद बीमार था भैया ना, जनरल को उसकी आवश्यकता थी, द जनरल नीडेड हिम फॉर एन ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्या आता है, हाउ मच डिड द महाराजा पे द ब्रिटिश ज्वेलर्स फॉर 50 डायमंड रिंग, अच्छा कितने चुकाए थे उसने 50 अंगूठियों के लिए 3 लाख रुपए चुकाए थे। और अब ये आपका जो पेपर नंबर 4 है वो भी कंप्लीट हो जाता है, और बहुत ही शानदार तरीके का पेपर हुआ है आज अपना, क्योंकि ग्रामर के बहुत सारे प्रश्न अपन ने सोल्व कर लिए हैं, और जो क्वेश्चंस अपन ने लिए हैं वो अपने सारे अलग अलग हो चुके हैं। तो आज का ये जो पेपर है वो आप लोगों के लिए शानदार साबित हुआ होगा अगर आप लोगों ने कंप्लीट देखा है तो बस आज की इस क्लास को यहीं पे कंप्लीट कर देते हैं, और मिलते हैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक देखते रहे हमारे चैनल। जय हिंद, जय भारत।